नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अगले 1.5 घंटे के लिए स्टोरी को शुरू करके मोबाइल को साइड में रख दीजिए और अपने ईयरफोन्स को कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए। साथियों, ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि आप बार बार डिस्टर्ब हो। अगर बार बार स्टोरी में व्यवधान पड़ेगा तो कहानी का पूरा मज़ा खराब हो जाएगा। साथियों, मैं आपको पिछले काफ़ी समय से एक से बढ़कर एक कहानियाँ सुनाते जा रहा हूँ, लेकिन आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ना, वो एकदम सत्य घटना पर आधारित है। हालांकि प्राइवेसी के लिए मैंने कहानी के पात्रों के नाम बदल दिए हैं, लेकिन जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो किसी के साथ रियल में घटित हुई घटना है। और कहानी को आगे सुनने से पहले मैं आपको एक वार्निंग भी दे दूं कि अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो आधी रात्रि में सोते समय इस कहानी को बिल्कुल भी न सुने। लेकिन अगर इस कहानी को पूरा सुनने की आप में हिम्मत है तो फिर मेरे साथ जुड़ जाइए। इस कहानी को पूरा वही सुन सकता है जिसका कलेजा मजबूत है। तो देखते हैं कि आज किस किस का कलेजा मजबूत है, और जो इस कहानी को आखिर तक सुनेगा वह मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। साथियों, आज की कहानी 2 पति पत्नियों की है, नताशा और रजत, जिनकी हाल ही में नई शादी हुई है। रजत एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है तो उसका ट्रांसफर एक बड़े शहर में हो जाता है। उस बड़े शहर में रहने के लिए वो किराए पर एक फ्लैट लेते हैं, लेकिन उस फ्लैट में उनके साथ जो हादसा होता है उसे वो आज तक भुला नहीं पाए हैं। और देखिए, ये हमारे कर्मों का ही फल होता है कि अचानक से जीवन एक मोड़ से दूसरे मोड़ पर पहुंच जाता है और पिछले जीवन के जो कर्म थे वो इस जीवन के कर्मों से कैसे टकराते हैं। तो साथियों, स्टोरी शुरू करें। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर स्टोरी सुनने के लिए आए हैं तो आपका स्वागत है, और मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप चैनल पर मौजूद बाकी और कहानियों को भी सुन करके देखिए, और फिर जब आपको लगे कि वाकई में कमाल का कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, सभी व्यूअर्स जल्दी से अपना छोटा सा परिचय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से स्टोरी सुन रहे हैं और कितने सालों से आप हॉरर स्टोरीज़ को सुनते आ रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप जब इस स्टोरी को कंप्लीट सुनेंगे तो आपको वाकई में मज़ा आने वाला है। साथियों, आज की कहानी हम एक सिंगल आदमी के पर्सपेक्टिव से नहीं सुनने वाले हैं, बल्कि दोनों पति पत्नी यानी नताशा और रजत के पर्सपेक्टिव से ये कंप्लीट स्टोरी चलने वाली है। तो चलिए इस स्टोरी शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं नताशा। वो दिसंबर की एक सर्द रात और इस नए घर में मैं अकेली थी। रात के लगभग 12 बज रहे थे। रात में नींद टूटना, फिर पानी पीकर बार बार वॉशरूम की ओर भागना, परेशान हो गई थी मैं। बेड साइड लैंप जल रहा था। वॉशरूम से आकर उसको बंद किया और मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। बिस्तर पर आकर लेटे कुछ देर ही हुई थी कि मुझे महसूस हुआ कि खिड़की के पास कोई है। कमरे में किसी के होने के एहसास से मैं बुरी तरह डर गई। मैंने हिम्मत करके बेड साइड लैंप जलाई तो कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई। सामने देखा तो पतिदेव की हुड वाली जैकेट टंगी हुई थी, जो अंधेरे में मुझे किसी के होने का एहसास दिला रही थी। मैंने चैन की सांस ली। मैंने अपने आप को मन ही मन बोला, डरपोक कही की। फिर करवट लेकर पास रखे तकिया को पकड़कर सोने का उपक्रम कर पतिदेव को याद करने लगी। पतिदेव यानी मेरे पति रजत, जो इतने बड़े घर में मुझे अकेला छोड़कर मीटिंग के लिए मुंबई चले गए थे। भला कोई इस तरह अपनी बीवी को अकेला छोड़कर जाता है क्या? मुझे मन ही मन इन पर गुस्सा आने लगा, पर फिर मैं सोचने लगी, इसमें उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो पूछा था, नताशा तुम कहो तो तुम भी साथ चलो। पर मैंने ही बहादुर बनकर कह दिया कि एक रात की तो बात है, अगले दिन तो आप आ ही जाओगे। मैं ही पागल थी। ये भी नहीं सोचा कि अभी दिन है तो डर नहीं लग रहा। रात में सब बहादुरी निकल जाती है। इंसान को अपनी परछाई से भी डर लगने लगता है। ऐसा नहीं कि मैं डरपोक थी, पर पता नहीं क्यों मुझे आज अंदर से ही अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने फिर से करवट ली और बिस्तर के एक किनारे पर आकर लेट गई
और पतिदेव के बारे में आंख बंद करके सोचने लगी। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था हमारी शादी को और इनका ट्रांसफर अहमदाबाद हो गया था। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैंने भी MBA किया हुआ है, पर मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जीनी थी, इसलिए मैंने जॉब के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सोचा शादी के 2-3 साल बाद ही करूंगी। मैं अपनी ही सोच में डूबी थी और आंख बंद कर सोचने में लगी थी। मैं पलंग के एकदम किनारे एक साइड में पेट के बल लेटी हुई थी। मेरा एक हाथ पलंग के एक साइड में लटका हुआ था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ठंडी चीज ने मेरे हाथ को छुआ है। अचानक से किसी ठंडी चीज की छुअन से मैं घबरा गई। मुझे महसूस हुआ किसी ने अपने ठंडे हाथों से मेरे हाथ को सहलाया है। मैंने तुरंत अपना हाथ हटाया और जल्दी से बेड वाली साइड लैंप जलाने की कोशिश की, पर यह क्या, बार बार बटन दबाने पर लैंप ऑन नहीं हुआ। मेरी घबराहट बढ़ गई। कहीं कोई चोर तो आकर पलंग के नीचे नहीं छुप गया है, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। मेरे मन में स्वतः ही अजीब अजीब ख्याल आने लगे। 3 BHK के मकान में अगर आप बिल्कुल अकेले हो, अंधेरी सर्द रात में आपके साथ कोई ना हो और अचानक से किसी के होने का एहसास होने लगे और उस पर नई जगह नया घर हो, तो घबराहट अपने आप बढ़ जाती है। मैंने खुद पर काबू पाया और जल्दी से स्विच बोर्ड की ओर दौड़ी। सारे बटन एक साथ दबा दिए, पर कोई भी बल्ब ऑन नहीं हुआ। शायद लाइट चली गई थी। मैं डर से पसीने पसीने हो रही थी। इस नए घर में मेरा दूसरा ही दिन था, तो डर भी लग रहा था। कमरे में एकदम शांति छाई हुई थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे सुनाई दे रही थी। मैं खुद पर काबू पाते हुए घुटनों के बल बैठ गई और पलंग के नीचे नजर डालने लगी। नीचे कुछ था जो धीरे धीरे हिल रहा था। मैंने धीरे से कहा, कौन है वहां? पर कोई भी जवाब नहीं मिला। मैं भी कैसी बेवकूफ हूं, कोई होगा तो बोलेगा ना। अचानक मुझे अपने मोबाइल की याद आई, तो मैंने मोबाइल हाथ में लिया। देखा तो मोबाइल लो बैटरी मोड में जाने की कगार पर था। मैंने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में पलंग के नीचे देखा तो एक पानी की बोतल लुढ़ककर पलंग के नीचे चली गई थी, जो हिल रही थी। मुझे लगा शायद यही बोतल मेरे हाथ से टकराई होगी और लुढ़क कर नीचे चली गई होगी। मैंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, डरपोक कहीं की, हर बात में भूत दिखता है तुझे। मैंने अब आराम से पलंग के नीचे नजर मारी तो मुझे दूर से देखने में ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां का फर्श पूरे कमरे के फर्श से कुछ अलग है। हो सकता है ये मेरा अंदाजा हो या अंधेरे की वजह से साफ नहीं दिखा हो। मैंने पलंग के नीचे चारों ओर मोबाइल के टॉर्च की रोशनी डाली तो अंधेरे में एक जोड़ी आंखें चमक उठी। मोबाइल की रोशनी उन आंखों पर पड़ते ही उन आंखों ने मेरी ओर देखा तो मैं घबरा कर वहां से उठी और मोबाइल मेरे हाथ से छूट गया। तभी पलंग के नीचे से एक काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते हुए मुझे घूरते हुए तेजी से कमरे से बाहर भागी। वो कुछ इस तरह भागी जैसे चोरी छुपे कोई सीक्रेट काम कर रही हो और मैंने उसके काम में खलल डाल दिया हो। बिल्ली की इस हरकत ने मुझे अंदर तक डरा दिया था। मेरा मन अंदर से अशांत हो गया था। मैंने मोबाइल हाथ में लिया, टॉर्च बंद की और पलंग पर आंख बंद करके लेट गई। मेरा मन अंदर से अशांत हो गया था। मेरा मन नहीं माना, अंधेरे में डर सा लग रहा था। तो मैंने मोबाइल लिया और उसकी टॉर्च ऑन की तो मेरी नजर सीधे बंद पड़े पंखे की तरफ गई। मेरी नजर पड़ते ही मेरी जोर से चीख निकल गई। मेरे सर के ठीक ऊपर एक लड़की की लाश सफेद कपड़े में लटक रही थी। मैं चीख कर बिस्तर से भागी और जमीन पर गिर पड़ी। मैं जमीन पर गिरी हुई गहरी गहरी सांसें ले रही थी। मैंने डर कर पंखे की ओर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। बंद पंखा मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। ओह मेरे भगवान! तो क्या मैं सपना देख रही थी या ये सब मेरी नजर का धोखा था? मैं अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करती हुई सारे घटनाक्रम के बारे में सोच रही थी। ये सब एक सपना ही था। मैं बाथरूम से वापस आई और आकर लेट गई थी। सोचते सोचते पता नहीं चला कब नींद आ गई और ये डरावना सपना आ गया जिसमें मुझे महसूस हो रहा था कि सारी घटनाएं सच में घटित हो रही थी। अगर मैं सच में चीख कर गिरती नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ ही जाना था। मैं रुआंसी हो चली।
तभी मेरी नजर कमरे में हुई रोशनी पर गई। कमरे की लाइट जल रही थी, बल्ब और साइड लैंप भी जल रहे थे। मुझे काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई थी। जब मैं सोई थी तो सारी लाइट्स बंद करके सोई थी और सपने में मैंने सारे बटन एक साथ दबा दिए थे। तो मतलब ये सपने वाली घटना सच में घटित हुई है। सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपना फोन हाथ में लिया तो फोन लो बैटरी का सिग्नल देकर स्विच ऑफ हो गया। मेरे लिए कुछ भी समझना मुश्किल हो रहा था। मैं सपना देख रही थी तो कमरे की लाइट्स कैसे ऑन हुई, मोबाइल कैसे लो बैटरी दिखाकर ऑफ हो गया। और अगर ये सब सच में हुआ था तो फिर उस लड़की की लाश कहाँ गई जो कुछ देर पहले पंखे पर लटकी हुई थी? कुछ तो गड़बड़ थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कहीं मुझे नींद में एक्टिव रहने वाली बीमारी तो नहीं लग गई, जो मैंने नींद में उठकर सारे काम किए हों और मुझे पता न चला हो और उसी में ये लड़की की लाश का सपना आया हो। सोच सोच कर मेरा सर फटने लगा। क्या मैं इस वक्त कहीं सपने में तो नहीं हूं? मैंने गुस्से और खिसियाहट में अपने गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारा, जिसने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं इस वक्त सपने में नहीं, पूरे होशो हवास में हूं। मैंने जल्दी से अपना फोन चार्ज पर लगाया और बिस्तर पर बैठकर सोचने लगी। तभी मुझे पानी पीने की याद आई। देखा तो बोतल बेड के स्टूल पर नहीं रखी थी। मुझे वो घटना याद आ गई। मैंने डरते हुए झुककर पलंग के नीचे देखा तो वहां पानी की बोतल हिल रही थी। वो दृश्य देखकर मेरा हलक सूख गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उस बोतल को बाहर निकालकर पानी पिया जाए। मैं तुरंत उठी और बिस्तर पर जाकर पैर सिकोड़कर बैठ गई और रोने लगी। रोते रोते मेरा गला सूखने लगा। हे भगवान, इस आफत से आज निकाल दें। मैंने मोबाइल देखा तो थोड़ा सा काम चलाने लायक चार्ज हो गया था। मैंने तुरंत रजत को फोन लगाया पर फोन रिसीव नहीं हुआ। मैंने दोबारा फोन लगाया, फिर भी रिसीव नहीं हुआ। रोने और प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा था। मैंने फोन हाथ में लिया और कमरे के बाहर रसोई में जाने का निश्चय किया। बेडरूम के बाहर ही एक कमरा छोड़कर रसोई लगी हुई थी। बाहर गैलरी की लाइट मैंने जानबूझकर जली छोड़ दी थी, जिससे घर में एकदम अंधेरा न हो। मुझे कमरे से बाहर जाते समय डर लग रहा था, पर उससे भी ज्यादा डर पलंग के नीचे झांकने से लग रहा था। मैं हिम्मत करके रसोई की ओर बढ़ी। गैलरी में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। मैं सतर्कता बरतते हुए रसोई की ओर बढ़ी। वाटर प्यूरिफायर से पानी लेकर एक बोतल में लिया और एक घूंट में ही आधी बोतल खाली कर दी। मुझे पहले से अब थोड़ा ठीक महसूस हो रहा था। मैंने वाटर प्यूरिफायर के नीचे सिंक में लगे नल को ऑन किया तो उसमें से पानी नहीं आया। फिर एकदम झटके से पानी आया, जैसे कोई सांप फुसकारा हो। उसकी आवाज से मैं एकदम सिहर गई। नल में एयर फंस जाने के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है। दिन के समय ऐसा होता तो शायद डर नहीं लगता। मैंने उसी नल से अपना चेहरा धोने लगी। मैं अपने चेहरे पर पानी डाल रही थी, तभी पास में स्लैब पर रखे बर्तन में खड़कने की आवाज हुई। मैं अपना चेहरा धोना छोड़ बर्तन की डलिया को देखने लगी। उसमें 2 चूहे दौड़ लगा रहे थे। मुझे उन्हें देखकर गुस्सा भी आया और तसल्ली भी हुई। मैंने अपना मुंह धोया। मोबाइल और पानी की बोतल लेकर जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी, अचानक से सिंक के नल का पानी अपने आप चलने लगा। नल के अचानक अपने आप चलने की आवाज से मैं हड़बड़ा गई और नल बंद किए बिना तुरंत अपने रूम की ओर भागी। तभी मुझे कोई परछाई सी महसूस हुई कि कोई निकल कर गया है। मैं भागकर अपने बेडरूम में पहुंच गई और वहां से आवाज लगाई, कौन है वहां? देखा तो वही काली बिल्ली गैलरी में खड़ी मुझे घूर रही थी। मैंने आव देखा न ताव और गुस्से में पास रखा फूलदान उसे खींच कर मारा। वो म्याऊं की आवाज करते हुए भाग गई और मैं बेडरूम का गेट जल्दी से बंद करके अपने बेड पर आ गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। रसोई से नल से पानी गिरने की और बर्तन खड़कने की आवाज रह रह कर आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही पानी की आवाज बंद हो गई। मैं अपनी सोच में डूबी हुई थी कि कब सुबह हो और कब मैं यहां से निकलूं। आंखों में नींद भरी हुई थी, पर आंख बंद करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मेरा फोन बजने लगा। देखा तो रजत का फोन था। मैं इन पर फट पड़ी। मुझे यहां अकेला मरने के लिए छोड़ गए हो? यहां कोई है?
कोई है इस घर में। जब पहली बार मकान देखने आए थे तब भी मुझे नेगेटिव वाइब्स आई थी और वो काली बिल्ली भी यहीं घूम रही थी, पर तुमने मेरी एक न सुनी। मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं बोलकर रोने लगी। मेरी बातें सुनकर रजत घबरा गए, पर स्थिति को संभालते हुए बोले, तुम अकेले की वजह से शायद डर गई हो, ऐसा कुछ नहीं है वहां। तुम परेशान ना हो, मैं बस सुबह ही पहुंचता हूं। और डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस डरो मत। अपनी भड़ास निकालकर और रजत की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली आ गई और हिम्मत भी। इन्होंने इधर उधर की बातें करके मेरा मूड डाइवर्ट कर दिया। पता ही नहीं चला इनसे बातें करते करते मुझे कब नींद आ गई। सुबह उठी तो घड़ी में 10 बज रहे थे। सर घूम सा रहा था, नींद में तो चैन सा रहा, पर आंख खुलने के बाद रात का वो दृश्य याद आया तो मेरा मन खराब हो गया। पर दिन का उजाला होने के कारण अब डर नहीं लग रहा था। मैं उठी और फ्रेश होकर चाय बनाने के लिए किचन में गई। जाते वक्त थोड़ा डर लग रहा था, पर हिम्मत और सावधानी से मैंने चाय बनाई और बाहर के रूम में बैठकर चाय पीने लगी। कितनी खुश थी मैं। जब पहली बार मकान देखने आए थे, दूसरे शहर में इतना आसानी से मकान मिलता कहाँ है, वो भी अहमदाबाद जैसे शहर में। इतने कम पैसों में मकान मिल जाए तो कौन छोड़ता। पर जरा भी दिमाग में नहीं आया कि कम पैसों के पीछे कोई कारण भी हो सकता है। एजेंट ने बताया कि मकान मालिक विदेश में रहती है तो उनको टाइम नहीं मिलता, उनको ज्यादा पैसे का लालच भी नहीं है, बस मकान खाली न पड़ा रहे इसलिए कम पैसों में मकान उठा दिया है। वो सुबह का समय था जब मैं और रजत मकान देखने के लिए पहुंचे। मकान के पास एक सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ था जो मकान की परिधि क्षेत्र में था, पर मकान से थोड़ा दूर था। एजेंट ने उसमें रहने वाले सर्वेंट से बात की। वो मकान के केयर टेकर का काम भी करता था। उनकी छोटी सी कोठरी में से किसी और के होने का एहसास भी हो रहा था। उसमें से धूप बत्ती जलने की खुशबू भी आ रही थी। शायद उनका कोई परिजन अंदर पूजा कर रहा था। उसने और उसकी अधेड़ उम्र की घरवाली ने हमारा अभिवादन किया। उसकी घरवाली की आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे किसी सरप्राइज देने वाले इंसान के चेहरे पर होती है। वो उसे छुपाना चाह रही थी पर छुपा नहीं पा रही थी। सर्वेंट और एजेंट ने मिलकर हमें मकान दिखाया। घर का मुख्य द्वार खोलते ही अजीब सी गंध आई। मुझे खांसी सी उठने लगी तो सर्वेंट तुरंत बोला कि कुछ दिन से बंद पड़ा है तो इसलिए धूल मिट्टी हो गई है। आप पसंद कर लें तो हम इसकी साफ सफाई करके आपको एकदम टनाटन करके देंगे। घर में घुसते वक्त अजीब एहसास हो रहा था, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अंदर घर साफ हालत में था, ज्यादा धूल धक्कड़ भी नहीं थी। शायद बंद रहने की वजह से अजीब सी गंध थी। घर में घुसते ही बाहर एक हॉल था जिसमें सेंट्रल टेबल सोफा सेट तरीके से लगे हुए थे। कमरे में दीवार पर अच्छी पेंटिंग लगी हुई थी। अंदर जाकर 3 कमरे बने हुए थे। हॉल से आगे जाकर एक गैलरी थी, उसके पास ही किचन बनी हुई थी। किचन में स्लैब पर गैस चूल्हा रखा हुआ था, पास ही बर्तन रखे हुए थे। सिंक में वाटर प्यूरिफायर भी लगा था, पास में ही फ्रिज भी रखा था। किचन का बाकी का सामान भी एकदम सेट मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना मकान छोड़कर जल्दी में कहीं चला गया है और हम चोरी से जिसके मकान में आ गए हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा था, कुछ पॉजिटिव वेव्स नहीं आ रही थी। हो सकता है मेरी सोच ही हो या किसी और का सामान यूज करने की हिचकिचाहट हो। खैर, सब कुछ तो था और क्या चाहिए। मैंने मन ही मन सोचा। ये तीनों हॉल में खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरे पति ने कहा, नताशा तुम अंदर जाकर बाकी का घर देख लो। मैं अंदर चली गई और बाकी के कमरे देखने लगी। अंदर जाकर देखा तो एक फुल्ली फर्निश्ड अटैच लेट बाथ बेडरूम था। उसमें मकान मालिक का कुछ सामान भी रखा हुआ था। उसी में अलमारी भी रखी हुई थी। मैंने उत्सुकतावश अलमारी खोलकर देखी तो उसमें रखी हुई एक मध्यम आकार की आंखें चलाने वाली गुड़िया दरवाजा खोलते ही मुझ पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही अजीब सी सिरहन दौड़ गई। ऐसा नहीं कि उस गुड़िया की कोई डरावनी शक्ल थी, पर अकेले कमरे में अचानक से उसके सामने आ जाने से मैं डर गई थी। मैं बाहर हॉल में आ गई। देखा तो ये तीनों लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे। मैं पास वाले रूम में चली गई।
उस कमरे में जाते ही मुझे अजीब सी चुप्पी का एहसास हो रहा था। यह एक छोटा कमरा था जिसमें एक दीवार पर 2 फोटो टंगी हुई थी, जिसमें एक किसी वृद्ध की थी और एक किसी जवान लड़की की। मैं उन तस्वीरों की ओर एकटक देखने लगी। उस कमरे में एक गैलरी थी। मैंने उत्सुकतावश कमरे का गेट खोलकर गैलरी में जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, तभी एक काली बिल्ली जोर से म्याऊं बोलकर बाहर की ओर भागी। उन फोटोज को देखकर अजीब सा डर लगने लगा। एक तो उन तस्वीरों का डर और ऊपर से उस बिल्ली ने डरा दिया। मैंने हिम्मत करके बाहर देखा तो अभी भी वो बिल्ली मेरी ओर एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में देखकर सिरहन सी दौड़ गई, पर मैंने हिम्मत करके उसको वहां से भगाने के लिए आवाज लगाई, मगर वो टस से मस नहीं हुई। मैंने उसकी ओर जोर से ऐसे हाथ हिलाया जैसे मेरे हाथ में कोई पत्थर हो। बिल्ली यह देखकर जोर से म्याऊं करते हुए भाग गई। मैं गैलरी का गेट बंद करके कमरे से बाहर आ गई। कमरे के बाहर निकलते ही एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। पता नहीं क्या हुआ, मैं उस कमरे में खुद को निहारने लगी। उस शीशे में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं लगातार मंत्रमुग्ध होकर खुद को देखे जा रही थी। तभी इन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे हिलाया। नताशा, नताशा, कहाँ खो गई? मकान पसंद आया? मैं जैसे किसी नींद से जागी। हाँ, अच्छा लगा घर। मेरी नजरें इधर उधर पूरे घर की ओर घूम रही थी। सभी जगह तरीके से घर का सामान रखा हुआ था। मैं सारे सामान पर नजर डालते हुए एक बार फिर से रसोई में पहुंच गई। इस बार मुझे वहां एक बड़ी अजीब चीज नजर आई। किचन की स्लैब के पास ही एक छोटा सा खाना बना हुआ था, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी। अजीब बात यह थी कि मूर्तियों को एक साथ एक कोने में बेतरतीब तरीके से ढेर बनाकर रखी हुई थी। हो सकता है मकान मालिक ने मकान छोड़ते वक्त इकट्ठा करके एक जगह रख दिया होगा। मैं इस बारे में खड़े खड़े सोच ही रही थी, तभी एजेंट ने आकर कहा कि मैडम, आपको मकान पसंद आया या नहीं? मैंने कुछ सोचा और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही एजेंट बोला, मैडम जी, इससे अच्छा और सस्ता मकान आपको यहाँ नहीं मिलेगा। वो तो मकान मालिक विदेश में रहते हैं, साल में एक बार यहाँ आते हैं। उनको पैसों से ज्यादा मतलब नहीं है, बस मकान खाली न रहे, इसलिए इन्होंने इतना सस्ता देने के लिए कह रखा है। वरना फुली फर्निश्ड मकान आपको इतना सस्ता कहाँ मिलता। आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बस एक अटैची उठाकर आ जाइए और मकान में शिफ्टिंग कर ले। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि उस मकान की कीमत इतनी कम क्यों है, वरना इतना अच्छा मकान कोई इतनी कम कीमत पर क्यों देता। खैर, जो भी हो, अब जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना होगा। पूरे महीने का किराया एजेंट को दे दिया था और इतनी जल्दी दूसरा मकान मिलना संभव भी नहीं था। मैं सोच सोचकर चिंता में घुली जा रही थी और इंतजार कर रही थी कब रजत आए और कब अपना दुखड़ा उनके सामने रो। समय देखा तो दोपहर के 12 बजने वाले थे। रजत को फोन किया तो उनको आने में 3 बजने वाले थे। मैंने सोचा क्यों न तब तक फ्रेश हो लिया जाए। मैं अपने कपड़े लेकर रूम से अटैच बाथरूम में चली गई। वेस्टर्न पॉट पर बैठकर आंख बंद करके मैं गहरी सोच में डूब गई। कुछ 10 ही मिनट हुए होंगे। मैंने फ्लश चलाने के लिए जैसे ही आंखें खोली तो देखा पूरे बाथरूम में अंधेरा था। शायद लाइट चली गई होगी। मुझे डर सा लगने लगा। मैं तुरंत बाथरूम से बाहर निकलकर बाहर की ओर आ गई। बाहर खिड़की से झांका तो देखा चारों ओर गहरा अंधेरा है। आसमान में घने काले बादल हो गए थे। बादलों की वजह से दिन में रात जैसा माहौल हो गया था। अजीब मौसम है यहाँ का। अभी तो कितनी रोशनी हो रही थी, अचानक से कितना अंधेरा छा गया। मैं वापस जाने को मुड़ी तो अचानक से फर्श पर गिर गई। आंख खोलकर देखा तो मैं बाथरूम में ही थी। ये क्या हुआ? मैं पॉट पर बैठे बैठे सो ही गई थी। कहीं कोई अंधेरा नहीं हुआ था। बाथरूम की लाइट भी जल रही थी। मौसम भी साफ था। शायद रात की थकान से मेरी झपकी लग गई। डरपोक ही हूं मैं भी ना। मैंने जल्दी से शॉवर ऑन किया और नहाने लगी। नहाकर चेंज ही किया था, तभी मेन गेट की डोरबेल बजी। मैंने घड़ी की ओर नजर डाली तो 2 बजे थे। इस वक्त कौन होगा? रजत तो 3 बजे आने वाले थे। मैंने दरवाजे से ही आवाज लगाई, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हूं। और कौन?
इनकी आवाज सुनकर मैंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। ये अंदर आ गए। इनको देखकर मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा, पर आप तो 3 बजे आने वाले थे ना? ये मुस्कुराकर बोले, क्यों जल्दी नहीं आना चाहिए था? मैंने तिरछी नजरों से इनको देखा और कहा, आप भी ना, आप बैठो, मैं कुछ खाने पीने के लिए लाती हूं। इनको देखकर मैं रात का सारा डर भूल गई थी। मैंने जल्दी से इनके लिए चाय और पोहा बनाकर दे दिया। घड़ी में दोपहर के 2:45 बज चुके थे। मैं इनको नाश्ता देकर गीले कपड़े सुखाने के लिए डालने बालकनी में चली गई। तभी अचानक से घर की डोर बेल बजने लगी। मुंह तक आवाज आ रही थी। मैंने इनको आवाज लगाकर कहा, देखिए तो जरा कौन है? पर इनका कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है ये थके हुए थे तो शायद नाश्ता करके सो गए होंगे। डोरबेल की आवाज लगातार आ रही थी। अब मुझे गुस्सा आ गया। कपड़े वहीं रखकर मैं दरवाजे की ओर भागी। मैंने अंदर से ही आवाज लगाई, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हूं, और कौन? आवाज सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई। ये आवाज तो। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। देखा तो सामने रजत खड़े हुए थे। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे मुंह से निकला, आप तो अंदर ही। इतना कहकर मैं चक्कर खाकर इनके ऊपर ही गिर गई। जब होश में आई और समझ आया मैं कहां हूं, तो तुरंत उठकर चिल्लाने लगी, कौन हो तुम? मेरे पति कहां है? मेरे मुंह से यह बात सुनकर यह आश्चर्यचकित होकर मुझे देखने लगे और मुझसे बोले, पागल हो गई हो क्या तुम अन्नू? क्या अंट शंट बके जा रही हो तुम? तुम्हें होश तो है? तुम क्या बोल रही हो? इनके मुंह अन्नू सुनकर मैंने इनको तुरंत गले से लगाकर रोने लगी। अन्नू नाम से ये मुझे प्यार से कहते थे। मुझे नहीं रहना यहां से चलो रजत। थोड़ी देर तक मैं कुछ नहीं बोली। जब मैंने रोना बंद कर दिया तो इन्होंने मुझे पानी पीने को दिया और बोले, तसल्ली से बताओ क्या परेशानी है? ऐसा क्या हुआ जो तुम बेहोश हो गई और मुझे देखकर पहचान नहीं रही थी? इनकी बात सुनकर मैं फिर से सुबकने लगी और फिर इन्हें पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर एक बार तो ये भी सोच में पड़ गए। फिर ये मुझे समझाते हुए बोले, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम रात को सपने में डर गई हो और फिर मन में डर बैठ गया है, इसलिए तुम्हें सब जगह वही चीजें लग रही हैं। रात को नींद पूरी ना होने की वजह से तुम्हें बाथरूम में भी डरावना सपना आया। तुम मेरा इंतजार कर रही थी, तुम्हें सपने में लगा मैं आ गया हूं। इसलिए सपने से सच में आने पर तुम समझ नहीं पाई क्या सच है। यह सब तुम्हारी नींद न पूरी होने का नतीजा है। मुझे इनकी बातें सुकून दे रही थी कि भगवान शायद यही सच हो। मैंने इनको कस के पकड़ लिया, प्लीज अब मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना। अच्छा नहीं जाऊंगा बाबा, पक्का। इन्होंने मुस्कुराकर मुझे गले लगा लिया। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। मेरे साथ कोई भी घटना नहीं हुई। मैं इन बातों को एक दुःस्वप्न समझकर भूल गई। मैं अधिकतर घर ही रहती थी। बाजार का सामान आसपास से लाने के बजाय मॉल से जाकर ले आते थे, इसलिए मेरा घर से निकलना भी नहीं होता था। घर के बाहर से ही केयर टेकर की वाइफ से नजरें मिल जाती तो दूर से ही स्माइल पास कर देती। वो भी बदले में अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान दे देती। सुबह इनको नाश्ता बना कर देती, फिर ये ऑफिस चले जाते। मैं इधर उधर के काम और टीवी देखते हुए अपना दिन निकाल देती। इनका ऑफिस पास ही था तो ये दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच खाना खाने घर पर ही आ जाते थे। एक दिन अजीब घटना घटी। ये रोज के समय से पूर्व 12 बजे ही घर आ गए और बोले, आज जल्दी आ गया हूं, खाना दे दो, मुझे वापस भी जाना है। मैंने जल्दी से इनको गर्मा गर्म रोटियां सेक दी। ये 12:30 बजे खाना खाकर वापस चले गए। मैं काम से फ्री ही हुई थी कि 1 बजे अचानक से घर की डोरबेल बजी। बड़ा अजीब लगा मुझे कि इस वक्त कौन आएगा। शायद कुछ काम से यही आए हों, और कौन आएगा। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर यही थे और घुसते ही बोले, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे जल्दी वापस जाना है। इनके मुंह से यह बात सुनकर मैं चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं? ये तो अभी आधा घंटा पहले खाना खाकर गए हैं। मैं बोलने को हुई कि आप तो अभी, तो इन्होंने मुझे बीच में ही टोक दिया और कहा, बाद में करना बातें, पहले मुझे खाना लगाओ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने इनको खाना लगाया, इन्होंने खाया और ऑफिस चले गए।
इनके जाने के बाद मैंने देखा तो सच में 2 लोग खाना खा चुके थे। जरा सी सब्जी बची हुई थी। मेरे मन में सिरहन सी दौड़ गई। कुछ तो अजीब हो रहा था मेरे साथ। घर में मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं घर के बाहर आ गई और पास की दुकान से कुछ सामान लेने चली गई। उस दुकान को एक महिला संभालती थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर बोली, आपको पहले कभी देखा नहीं, लगता है नई आई हो। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, मैं उस मकान में रहने आई हूं। उस मकान का बताते ही उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। फिर उसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। मैं भी सामान लेकर वापस आ गई। आते वक्त केयर टेकर की बीबी उस छोटी सी कोठरी के बाहर खड़ी थी। उसे देखकर मैंने अभिवादन किया। उसने भी जवाब में अभिवादन किया। इस वक्त भी उसकी कोठरी से धूप बत्ती जलने की खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा, आपके साथ और कौन रहता है? तो उसने कहा, कोई नहीं। इतना कहकर वो उस कोठरी में चली गई। उसका अजीब व्यवहार देखकर मैं सकते में आ गई और मैंने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। थोड़े से कदम बढ़ाने पर मुझे महसूस हुआ कि उस कोठरी में और कोई भी है और यह मुझसे कुछ छुपा रही है। उसकी नजरों से दूर होते ही मैं एक साइड में छुप गई और उससे नजरें बचाकर पीछे से उसकी कोठरी के पिछले हिस्से में आ गई और वहां बनी खिड़की से उसकी कोठरी में झांकने लगी। वहां जो मैंने देखा तो मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। उस कोठरी में एक 18-20 साल की लड़की सर के बाल खोले हुए बैठी हुई थी। देखने में लग रहा था वो बेसुध होकर बैठी हुई है। उसके आगे जमीन पर कुछ अजीब सा पूजा का सामान पड़ा हुआ था और जमीन पर लाल सिंदूर से कोई आकृति बनी हुई थी। वो कुछ बेसुध होकर बड़बड़ा रही थी और अपने सर को हिला रही थी। मैंने ध्यान से सुना तो वो बोल रही थी, चली जा यहां से। मैं पूरी तल्लीन होकर उसे देख रही थी। अचानक से उसने सर ऊपर उठाया और मेरी तरफ देखा तो मेरे पसीने छूट गए। मैं वहां से तुरंत भागकर अपने घर की ओर चलने लगी गई। तभी पीछे से आवाज आई, भाग जा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो केयर टेकर की पत्नी मुझे देख रही थी। मैं चुपचाप अपने घर में आ गई। शाम को ये वापस आए तो मैंने इन्हें आज की घटना के बारे में बताया, पर केयर टेकर के घर की बात को छुपा लिया। इन्होंने मेरी बात को ये कहकर टाल दिया कि भूत प्रेत की पिक्चर कम देखा करो। मेरे लिए सब अजीब था। ये मेरी बात को मानने को तैयार नहीं थे और मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। न कोई ऐसी घटना हुई थी जिससे मुझे कोई नुकसान पहुंचा हो। अब आए दिन अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी घर का टीवी अपने आप ऑन हो जाता, कभी कूलर एसी अपने आप चलने लगते, कभी किचन का नल अपने आप चालू हो जाता, अपने आप बंद हो जाता, कभी बर्तन अपने आप गिरने लगते। एक दिन तो हद हो गई। मैं चटनी बना रही थी तो जिस कटोरी में सामान रखा था वो अपने आप सरक कर दूर पहुंच गई। जब मेरे लिए यह रोज की बात हो गई थी, मैंने खुद को अंदर से मजबूत बना लिया था और रोज की इन घटनाओं को इग्नोर करने लगी। पर यह घटनाएं बदस्तूर होती रहीं। इतना तो साफ था कि कुछ तो है, पर वो मुझे अपनी उपस्थिति दर्शा रहा है, पर परेशान नहीं कर रहा। अब इनके दिन में 2 बार लंच पर आने की घटना आए दिन होने लगी। एक दिन मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर हाल में जा रही थी, तभी देखा कि उस आदमकद आईने में एक लड़की अपने बाल कंघे से संवार रही है। उसे आईने में देखते ही मेरी जान सूख गई, पर मुझे तो आदत हो गई थी। मैं बिना किसी रिएक्शन के वहां से चुपचाप ऐसे निकल गई जैसे मैंने कुछ नहीं देखा है। इनको सारी बातें रोज बताती तो परेशान होकर इन्होंने अपने एक डॉक्टर मित्र को इस बारे में बताया तो उसने कहा, यह सिजोफ्रेनिया बीमारी के लक्षण लग रहे हैं, जिसमें इंसान को वो चीजें दिखने और सुनाई देने लगती है जो वास्तविकता में नहीं होती। अब इनको कुछ भी बताना मतलब अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए। इनको आगे कुछ भी और बताया तो ये विश्वास करना तो दूर, मुझे सीधे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले जाते। एक दिन की बात है, मैं दोपहर में फ्री होकर बेड पर लेटी हुई थी। तभी मैंने देखा एक आदमी उसी पलंग पर दूसरी साइड लेटा हुआ है। मेरी नजर जैसे ही उस पर पड़ी मैं भौंच की रह गई। मेरी सांसें डर के मारे तेज हो गई। मैंने उठने की कोशिश की पर मैं उठ नहीं पा रही थी। मैंने चीख कर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मैंने डरते हुए आंखें खोली तो देखा वहां कोई नहीं था।
इस घटना से डरकर मैं बाहर भागी और घर के बाहर चली गई। फोन अंदर ही रह गया। मुझे बाहर केयर टेकर की पत्नी नजर आई तो मैंने उनको बोला, घर में कोई आदमी था। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर फिर से वही रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। अब मुझे गुस्सा आ गया, पर मैं खुद पर काबू रखते हुए बोली, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? मेरी बात सुनकर वो सकपका गई और बोली, मैडम, आपने जिसे देखा है वो घर के मालिक के पिताजी हैं। वो मुझे एक एक करके सारी बात बताती चली गई। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसकी बातें सुनकर एक तरफ मेरा डर बढ़ गया था, पर एक तरफ मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने इनको उस आदमी वाली घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद एक दिन मुझे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक सहेली के यहाँ जाना पड़ा, तो ये घर पर अकेले ही रह गए। कहते हैं ना कि जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। बस ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ में। मैं इन्हें समझाते समझाते थक गई, पर इन्हें समझ नहीं आया कि इस घर में कुछ गलत है। खैर, वो दिन भी आ गया। आज मौसम सर्द था। ये शाम को ऑफिस से घर आए। घर आकर इन्होंने अपने लिए चाय बनाई और जैसे ही वापस रूम की ओर गए तो अचानक से रसोई में बर्तन गिरने की आवाज आई। ये पलटकर जैसे ही वापस गया तो देखा एक गिलास रसोई के फर्श पर पड़ा हुआ है और चाय का भगोना गैस के चूल्हे पर रखा हुआ धुआं छोड़ रहा है। पूरी रसोई में धुआं धुआं भर गया। इनका दिमाग घूम गया। जब गैस सिलेंडर से बंद की थी, फिर भी गैस जल रही थी। इन्होंने तुरंत गैस चूल्हे को बंद किया और भगोने को सिंक में रखा। ये बड़े असमंजस में थे। ऐसा कैसे संभव है जब गैस सिलेंडर से बंद की थी, फिर कैसे संभव है कि गैस खुली रह जाए? इन्हें लगा हो सकता है कि ध्यान न रहा हो। इन्होंने फिर से गैस बंद कर दी और चाय लेकर कमरे की ओर गए और आराम से टीवी चलाकर चाय पीने लगे। थोड़ी देर बाद जब ये वापस किचन में आए तो देखा पूरे किचन में पानी फैला हुआ था। इन्होंने जल्दी से नल को बंद किया। देखा तो किसी कचरे की वजह से सिंक का पानी ड्रेन नहीं हो पा रहा था। सिंक भर गया था और पानी सिंक के बाहर फैल रहा था। इनका दिमाग घूम गया। इन्होंने सिंक को साफ नहीं किया और ये वापस अपने कमरे में आ गए। कुर्सी पर बैठे बैठे कब इनकी आंख लग गई इन्हें पता नहीं चला। अचानक इनको जोर की ठंड लगने लगी। ये अलसाते हुए उठे तो देखा कि एसी और पंखा दोनों चल रहे थे। गुलाबी सर्दियों के दिन थे तो कोई पंखा भी न चलाए, एसी तो दूर की बात। इन्होंने अपने दिमाग पर जोर डाला, हो सकता है कि बेध्यानी में बटन दबा दिया हो। इस समय रात के 8 बज रहे थे। इनका मन नहीं लग रहा था। ये बाहर निकले और पास के एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने चले गए। वापस आए तो 11 बज चुके था। ये चले आ रहे थे, तभी इनकी नजर केयर टेकर की कोठरी पर पड़ी। वहां से तेज इत्र की खुशबू आ रही थी और हल्की हल्की गुर्राने जैसी आवाज भी आ रही थी। ये धीमे कदमों से उस ओर बढ़ ही रहे थे कि पीछे से अचानक किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। देखा तो वो केयर टेकर की पत्नी थी। वो बोली, क्या हुआ साहब, कुछ काम था क्या? रजत ने जवाब दिया, नहीं, मैं बस ऐसे ही इधर से कुछ आवाज सुनी तो, और ये सकपका गए। केयर टेकर की पत्नी ने बताया, अच्छा वो आवाज, वो तो बिटिया की तबीयत खराब है, तो रात बहुत हो गई है, आप आराम कीजिए। उन्होंने पूछा, अच्छा कोई दवा वगैरह की जरूरत हो तो बताना। वो बोली, हर मर्ज दवाई से नहीं सही होता साहब। वो कुछ गहरी सोच में सोचते हुए बोल गई। फिर बोली, जरूरत नहीं है, होगी तो जरूर बताऊंगी। उसकी बातें इन्हें कुछ अजीब सी लगी, पर ये उसकी बात सुनकर वापस घर में आ गए। इनका मन अजीब सा बेचैन हो रहा था, पर ये चुपचाप आकर लेट गए। इनको नींद की झपकी ही लगी होगी। तभी इन्हें किसी औरत के रोने की आवाज आई जो धीरे धीरे रो रही थी। ये सावधानी से उठे और कौन है की आवाज के साथ आगे बढ़ने लगे। इन्होंने बल्ब जलाना चाहा तो देखा बिजली चली गई थी। मोबाइल की रोशनी में ये आगे बढ़ने लगे। रोने की आवाज लगातार आ रही थी। अब रोने की आवाज बंद हो गई और जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। अंधेरे में 2 आंखें चमकी और फिर अंधेरे में गुम हो गई। एक पल को उनका कलेजा अटक सा गया। ये घबरा गए, पर अपनी घबराहट को छुपाते हुए बोले, कौन है? सामने आओ।
अचानक से फिर दो आंखें मोबाइल की रोशनी में चमकी और इनके ऊपर छलांग लगाकर म्याऊं करते हुए निकल गई। ये वहीं काली बिल्ली थी। ये अचानक हुए हमले से घबरा गए। अचानक पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा फैल गया और ऐसा महसूस होने लगा जैसे कई सारे लोग एक साथ अंधेरे में दौड़ लगा रहे हैं। रसोई से बर्तन की आवाज आने लगी जैसे कोई उछाल उछाल कर फेंक रहा हो। मकान के बाहर चारों ओर ऐसे आवाज आने लगी जैसे बाहर तेज बारिश पड़ रही हो। मोहल्ले के कुत्ते लगातार और जोर जोर से रोने लगे। वातावरण बुरी तरह डरावना हो गया था। तभी अंदर की ओर पायल की छन छन की आवाज जोर जोर से आई, जैसे कोई गैलरी वाले रूम से भागकर अंदर गया हो। ये पीछे पीछे भागकर गए तो बेडरूम का दरवाजा अंदर से अपने आप झट से बंद हो गया और अंदर से जोर जोर से सुबकने की आवाज आने लगी और फिर तेज चीख पुकार में बदल गई और फिर एकदम शांति हो गई। ये कुछ समझ पाते उससे पहले ही दरवाजा अपने आप चर की आवाज के साथ खुल गया। ये पसीने पसीने हो रहे थे। इन्होंने संभलते हुए कौन है की आवाज के साथ मोबाइल की रोशनी कमरे के अंदर जैसे ही डाली तो सामने का दृश्य देखकर इनके होश उड़ गए। सामने पंखे पर एक लड़की की लाश झूल रही थी। इनके माथे पर पसीना छुहाने लगा। ये वापस जैसे ही पलटे तो देखा कमरे के बाहर लगे शीशे में एक आदमी नजर आ रहा है जो लगातार इन्हें देख रहा है और उसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सब देखने के बाद ये चक्कर खाकर गिर गए और बेहोश हो गए। सुबह जब इन्हें होश आया तो ये अपने पलंग पर लेटे हुए थे। इन्हें रात का सारा घटनाक्रम याद आ गया। ये अब तक रात के सदमे में थे। समझ नहीं पा रहे थे ये सब सपना था या हकीकत थी। इतना अनुमान इन्हें जरूर हो गया था। जो सब इन्हें मेरा यानी अपनी बीबी का मानसिक रोग लगता था वो कहीं ना कहीं सच में था। इनका सर बुरी तरह दर्द कर रहा था। जैसे ही इनकी नजर पंखे पर पड़ी तो इन्हें घबराहट हो गई। ये तुरंत घर से बाहर आए। बाहर केयर टेकर की बीबी उसकी कोठरी के पास खड़ी थी। वो इनको देखकर बोली, क्या हुआ साहब, तबीयत ठीक नहीं है क्या? लगता है नींद पूरी नहीं हुई। उसकी बात सुनकर इनका पारा गर्म हो गया। इन्हें रात वाला दृश्य याद आ गया जिसमें कोठरी में लड़की का अजीब रूप देखा था। ये आवेश में आकर केयर टेकर की पत्नी को बोले, सच सच बता, क्या लफड़ा है इस मकान में? तुम रात में क्या छुपा रही थी? वो घबरा गई और बोली, अरे साहब मैं कुछ भी तो नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये गुस्से में बोले, देख सीधे सीधे बता, अपने आदमी को बुला, मेरा दोस्त पास के थाने में ही है, मैं अभी पुलिस बुलाता हूं। वो औरत पुलिस का नाम सुनकर घबरा गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, साहब पुलिस को मत बुलाओ, मैं सब बताती हूं। वो एक ही सांस में सब बताती चली गई। उसकी बातें सुनकर मेरे पति सदमे में आ गए। उसने बताया कि साहब मैं खुद परेशान हूं। ये घर प्रेत आत्माओं से शापित है। वो नहीं चाहते कोई भी इस मकान में रहे। मेरी बेटी गलती से एक बार इस मकान में चली गई तो वो घर में लगे उस आईने में जाकर अपने बाल काटने लगी। जब वो वहां से वापस आई तो अकेली नहीं आई। उसकी आंखें बदल चुकी थी। उसका स्वभाव व्यवहार सब अजीब सा हो गया था। वो घर के चूहे छिपकली मारकर खाने लगी। मैं बहुत घबरा गई थी। दिन पर दिन उसकी हालत खराब होने लगी थी। वो रात में उस मकान में चली जाती और रात भर वहीं घूमती है। रात को अपने बिस्तर पर नहीं होती, सुबह यहां फर्श पर पड़ी मिलती है। न जाने किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को, जो डाकन ने उस पर कब्जा जमा लिया है। ये कहकर वो रोने लगी। वो इनको अपनी कोठरी की खिड़की की ओर ले गई। देखा तो वो अभी फर्श पर गहरी नींद में सर और हाथ के बल लेटी हुई थी। हमारी आहट सुनकर उसने आंख खोल ली और वो इनकी ओर देखकर बोली, भाग जा। और वो बेहोश होकर फिर से सो गई। उसकी हालत देखकर मेरे पति घबरा गए। उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया और सब हाल बताया। मैंने कहा कि तुम परेशान मत हो, घबराने की बात नहीं है, मैं जल्दी ही घर आती हूं। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि फिर से घर के अंदर जाए। इनके कुछ समझ नहीं आ रहा तो इन्होंने अपने एक लोकल के दोस्त को फोन किया और सारी बात बताई। दोस्त ने कहा, मैं एक तांत्रिक को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है, मरता क्या न करता। इन्होंने तांत्रिक को घर बुला लिया और हम दोनों के साथ घटी घटनाओं के बारे में बताया। तांत्रिक ने घर के दरवाजे में पैर रखते ही वहां की नकारात्मकता को अनुभव कर लिया।
उसने इनको एक 50 का नोट दिया, उसको ऊपर की जेब में रखकर सारे घर का चक्कर लगाने को कहा। इन्होंने वो नोट अपनी जेब में रखकर पूरे घर का चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद जब इन्होंने उस नोट को देखा तो उस नोट का रंग काफी हल्का पड़ चुका था, जैसे पानी में भीगकर हो जाता है। उस नोट पर कुछ आकृति उभर आई थी। ध्यान से देखने पर 3 लाल रंग की और 2 काले रंग की आकृति उभर आई थी, जो ध्यान से देखने पर किसी इंसान की आकृति जैसे लग रही थी। ये देखकर वो तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। तांत्रिक को जोर जोर से हंसता देखकर ये थोड़ा असहज हो गए और तांत्रिक से पूछने लगे, क्या हुआ, आखिर बात क्या है? तांत्रिक आंखें गोल करके बोला, किस्मत वाले हो साहब जो बच गए, वरना लंबा गेम होने वाला था आपके साथ। तांत्रिक ने वो नोट हाथ में लिया और नोट पर उंगली रखकर गिनने लगा, 1 2 3 और ये 4 5 1। इनके कुछ समझ नहीं आया, पर उस नोट का रंग हल्का पड़ जाने और उस पर आकृति उभर आने को देखकर ये भी दंग थे और असमंजस भाव से तांत्रिक से पूछने लगे कि ये सब क्या है। एक बार फिर से वो तांत्रिक आंखें घोल करके बोला, आपके कितने बच्चे हैं? इन्होंने जवाब दिया, जी एक भी नहीं, हमारी शादी को अभी कुछ ही साल हुए हैं। इस बार तांत्रिक जोर से हंसा और बोला, और सो चलो साहब, मगर सही सही जवाब दो, अपनी पत्नी से पूछकर बताना, और जब जवाब मिल जाए तो मुझे सूचना दे देना। पूजा करानी पड़ेगी। बड़ा झोल था, किस्मत वाले हो जो सही समय पर बच गए। और हाँ, कोशिश कीजिए जब तक पूजा ना हो जाए इस मकान में प्रवेश न करिए। कहकर वो तांत्रिक वहां से चल पड़ा। केयर टेकर की लड़की उसको वहां से जाते हुए देखकर खड़े खड़े घूर रही थी। तभी वो काली बिल्ली उसके सामने से गुजरते हुए तांत्रिक का रास्ता काटकर उसे घूरते हुए निकल गई। बड़ा मुश्किल एहसास था इनके लिए इन चीजों पर यकीन करना। जो इंसान भूत प्रेत जैसी चीजों को मन का वहम मानता है, उस इंसान को एक दिन में ही भूत प्रेत तांत्रिक सबके दर्शन हो गए। उस पर भी तांत्रिक जो सब बताकर गया, उसके बाद हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस घर में एक भी पल रुका जा सके। बहुत मुश्किल होता है दूध में पड़ी मक्खी निगलना। जब तक नहीं पता था सब ठीक था, पर सब जानने के बाद घर में जाना यानी अपनी मौत को दावत देना। इनका मन था कि अंदर जाकर जरूरी सामान लेकर कुछ दिन किसी होटल में रुक जाए। ये हिम्मत करके जाने को भी हुए, पर केयर टेकर की पत्नी ने कहा, साहब इन भूत प्रेतों का कोई भरोसा नहीं, दिन हो या रात कब हमला कर दे, आप सोच समझ कर ही कदम उठाए। उसकी बात सुनकर इनकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। इन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया और इनके ऑफिस के पास ही एक रूम बुक कर लिया। दोपहर तक मैं वहां पहुंच गई। इनकी शक्ल पर 12 बजे हुए थे। वैसे तो मैं इनके मजे लेना चाह रही थी, पर हालात ऐसे थे कि मैंने सोचा अभी कुछ कहा तो बात बिगड़ जाएगी। इन्होंने मुझे पूरा घटनाक्रम बताया। मैंने कहा, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? ये बोले, देखो मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता, पर ये जो भी हो रहा है हमारे लिए नुकसानदायक है, इसलिए हमें ये मकान जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। मगर इतनी आसानी से इस शहर में कोई मकान नहीं देगा। उस पर भी इस मकान का 3 महीने का एडवांस दे चुके हैं। मैंने पूछा, फिर क्या सोचा? होटल में कब तक रुकेंगे? इन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ये तो अब वो तांत्रिक बताएगा। एकदम इन्हें तांत्रिक की वो बात याद आई जिसमें उसने पूछा था कि आपके कितने बच्चे हैं। मैंने कहा कि अभी नहीं है, तो वो तांत्रिक हंसकर बोला, अपनी पत्नी से सही सही पूछ कर बताना। ये परेशान होकर बोले, इस बात का क्या मतलब है? इनकी ये बात सुनकर मैं एकदम से चुप हो गई और बोली, मैं आपको बताने ही वाली थी। मेरा जवाब सुनकर इन्हें खुशी और निराशा दोनों हुई। अगले दिन ये और तांत्रिक, उसका एक चेला और इनका दोस्त चारों हमारे मकान पर पहुंच गए। तांत्रिक ने कुछ सामान की लिस्ट दी जो इनका दोस्त और चेला लेने चले गए। उसने बताया कि आधी रात के समय हम ये प्रक्रिया चालू करेंगे जिसमें हिम्मत के साथ बिना डरे हुए बैठना है। अगर सामने वाली आत्मा अधिक दुष्ट हुई और उसको पता लग गया कि आप डर गए हैं तो वो आप पर हावी हो जाएगी। इन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी, फिर सोचकर ये बोले, क्या ये सब करना जरूरी है? ऐसा भी तो कर सकते हैं
कि हम अपना सामान लेकर यहां से खाली करके चले जाएं और इन आत्माओं को डिस्टर्ब ना करें। उनकी बात सुनकर तांत्रिक जोर से हंसा और बोला, जरूरी तो नहीं है। अच्छा तरीका यह है कि आप लोग यहां से चुपचाप चले जाएं, मगर आत्मा आपको जाने दे तब न। इन्होंने परेशान होते हुए कहा। मतलब? तांत्रिक ने कहा, मतलब ये कि वो आपके परिवार से कनेक्ट हो चुका है। आपकी जान तभी तक सलामत है जब तक आप इस घर में हैं। जहां उसको जरा भी एहसास हुआ कि आप भागने के मूड में हैं, आपका जीना हराम कर देगा। केयर टेकर के घर की ओर उंगली करके बोला, अगर भागना इतना ही आसान होता तो ये अभी तक यही टिके होते। उसकी बात सुनकर ये बोले, तो इसका कोई और रास्ता नहीं है? तांत्रिक कठोर शब्दों में बोला, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहले आपको अपने परिवार को उस आत्मा से मुक्त कराना पड़ेगा, तभी आप कहीं जा सकते हो। एक आत्मा का जब आपके साथ संपर्क हो जाता है तो आप एक तरह से संक्रमित हो जाते हो। आप उसका दुनिया में आने का जरिया बन जाते हो। आज रात को आपको सब पता लग जाएगा। और आपने अपनी पत्नी से मेरे सवाल का जवाब पूछा? इन्होंने नर्वस होते हुए जवाब दिया, हाँ, वो प्रेग्नेंट है। इनकी बात सुनकर वो बड़े जोर से हंसा और चिल्लाया, मिल गया मेरी बात का जवाब। अब पति को गुस्सा आ गया और बोला, आप बात बात पर हंसते हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बताते बात क्या है? अब की बार तांत्रिक सिर्फ मुस्कुराया और बोला, वो 50 का नोट कहाँ है? इन्होंने तुरंत वो 50 का नोट निकाल कर दिया। उस नोट पर अभी तक वो चित्र बना हुआ था। उस नोट को हथेली पर रखकर वो उंगली से बताने लगा, ये जो 3 लोग एक साथ दिख रहे हैं ना, ये आपका परिवार है, जिसमें एक आप, एक आपकी बीबी और एक आपका बच्चा, जो अभी तक दुनिया में आया नहीं है। पर उन आत्माओं को आपसे पहले हर चीज की जानकारी है। और ये आप तीनों के पीछे बनी आकृति और कुछ नहीं, वही आत्माएं हैं जो आपसे जुड़ चुकी है। तांत्रिक की बात सुनकर इनको पसीना आ गया। अब कुछ भी संशय नहीं रह गया था। बात आईने की तरह साफ थी। दिन गुजर गया। तांत्रिक रात होने का इंतजार करने लगा। घर में घुसने से पहले मेरे पति और केयर टेकर की पत्नी को एक एक ताबीज गले में पहनने के लिए दे दिए गए थे। मुझे प्रेग्नेंट होने की वजह से उस तांत्रिक क्रिया में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। रात के करीब 12 बजे थे। एक लाल रंग के घेरे के अंदर तांत्रिक, उसका चेला, मेरे पति, केयर टेकर की पत्नी और उसकी लड़की बैठे हुए थे। पूरे घर में एकदम शांति छाई हुई थी। वो लड़की शांत भाव में एकटक बैठे छत को घूरे जा रही थी। तांत्रिक ने बीच में सफेद रंग से कुछ आकृति काट रखी थी, जिस पर कुछ अजीब अजीब से लकड़ी नुमा छोटे से सामान रखे थे। उसने उस सामान पर कोई पाउडर जैसा छिड़का तो उसमें से अजीब सा सुगंधित धुआं उठने लगा। सब चुप्पी साधे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे थे। तांत्रिक ने धीरे से कहा, कैसे भी हालात हो जाए, आप घबराना नहीं, वरना अगर ये आत्मा हावी हो गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तभी रसोई घर से जोर जोर से बर्तन पटकने की आवाज आने लगी। पूरे घर में जैसे जोर की आंधी सी आ गई। घर के बल्ब जलने बुझने लगे। पूरे घर में अजीब सा चीत्कार होने लगा। मेरे पति ने बताया कि उनको अंदर से रोना सा आने लग गया था। अजीब सी नकारात्मकता सी चारों ओर फैल गई। अचानक सब कुछ थम गया। एक काली बिल्ली वहीं हमारे से थोड़ा दूर आकर हमें देखकर घूरने लगी। वो हमें लगातार देखे जा रही और घूरे जा रही, जैसे कोई धमकी दे रही हो कि भाग जाओ। हमारा ध्यान बिल्ली की तरफ था। अचानक से एक घटना हुई। केपर टेकर की लड़की के हाथ पांव उठने लगे। वो बुरी तरह से कांपने लगी, जैसे उसकी जान निकल रही हो। अचानक वो थम गई। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए। जो लड़की अभी शांत बैठी हुई थी, वो अपनी जगह बैठे बैठे बुरी तरह हिलने लगी। वो ऐसे कांपने लगी जैसे उसे तेज सर्दी लग रही हो। मेरे पति और उस लड़की की मां बुरी तरह घबरा गए। तांत्रिक ने इशारे से शांत बैठने को कहा। तांत्रिक ने सवाल किया, कौन है तू और यहां क्या कर रही है? लड़की ने आंखें ऊपर करके जवाब दिया, ये मेरा घर है। तू कौन है जो यहां चला आया? तांत्रिक ने जोर का अट्टहास लगाया। इस लड़की को क्यों परेशान कर रही है? इस बार लड़की बहुत सहज भाव में बोली, मैं किसी को परेशान नहीं करती, इसकी खुद की गलती है जो ये मेरे रास्ते में आ गई। तांत्रिक ने पूछा, ये तेरे रास्ते में कैसे आ गई?
वो लड़की बोली, इसने मेरे आईने में देखा। उस वक्त मैं आईने में ही मौजूद थी। इसका शरीर मेरी आत्मा को पसंद आ गया। मैं इसके शरीर को पसंद करने लगी। इसका शरीर मेरे जैसा ही है, ये काफी कुछ मेरे जैसी ही है। तांत्रिक बोला, अच्छा, और इस घर में जो लोग रहते हैं तुमने उनको कभी क्यों नहीं सताया? लड़की बोली, वो मैं नहीं बता सकती। तांत्रिक ने कहा, देख, तुझे बताना तो पड़ेगा, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा। इतना कहकर तांत्रिक ने कोई काले रंग का पाउडर जैसा लड़की के मुंह पर मारा। वैसे ही लड़की बुरी तरह तड़पने लगी। छोड़ दो मुझे, मत परेशान करो मुझे, वो मुझे सताएगा। मैं एक दुष्ट आत्मा नहीं हूं, पर मैं मजबूर हूं। इतना कहकर वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। तांत्रिक बोला, कौन सताएगा? लड़की ने जवाब दिया, वो जो जिसने ये घर कब्जा रखा है, मेरा मालिक, मैं उसकी गुलाम हूं। जैसे इंसान में ताकतवर और कमजोर होते हैं, वैसे ही आत्माओं में भी ताकतवर आत्मा कमजोर आत्मा को सताती है। तांत्रिक ने कहा, देख, जो भी है सच सच बता, मैं तेरी आत्मा को शांति दिलवाऊंगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे तड़पाऊंगा। ये बात सुनकर वो लड़की जोर जोर से रोने लगी और मेरे पति की ओर देखकर बोली, वो नहीं चाहता कि ये परिवार इस घर को छोड़कर जाए, इसलिए उसने इसकी पत्नी को एहसास तो कराया, मगर कभी परेशान नहीं किया। उसकी नजर इसकी पत्नी पर है। वो इसकी पत्नी के सहारे इस दुनिया में फिर से आना चाहता है। जब इसको पता लगा इसकी पत्नी गर्भवती है, तो इसने उस समय का इंतजार करना शुरू कर दिया जब वो इसके दुनिया में आने वाले बच्चे को मारकर उसकी जगह खुद ले लेता। जब इसकी पत्नी को आत्माओं का एहसास हुआ तो उसने अपनी पति से शिकायत की, मगर किसी ने उसका भरोसा नहीं किया, बल्कि इसको ही पागल बता दिया, जिसका फायदा वो उठाने की फिराक में था। इसलिए उसने इसकी पत्नी को परेशान नहीं किया। मगर जब इसकी पत्नी इस घर से अचानक चली गई तो उसको लगा कि उसका प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने इसको परेशान करना शुरू कर दिया। तुझे तो सब मालूम है ना कांता, तू क्यों नहीं बोलती? उस लड़की ने आंखें तरेर कर केयर टेकर की पत्नी यानी अपनी मां को देखा तो उसकी मां ने घबराहट में हां में गर्दन हिला दी। केयर टेकर की पत्नी को सब पता है, ये जानकर मेरे पति को गुस्सा आ गया, पर वो कुछ बोले नहीं, बस घूर कर रह गए। बड़े ही अजीब अनुभव थे इनके लिए। ये बिल्कुल चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। तांत्रिक बोला, हम तेरी बात कैसे मान लें कि तू सच कह रही है? हो सकता है तू अपनी जान बचाने के लिए कहानी गढ़ रही हो। तांत्रिक की बात सुनकर लड़की के अंदर घुसी आत्मा को अब गुस्सा आ गया। वो अब केयर टेकर की पत्नी की ओर देखकर गुस्से से बोली, तू क्यों नहीं बोलती कुछ? तुझे तो सब पता है। अपनी बेटी का ये रूप देखकर वो घबरा गई और बोली, ये सही कह रही है, बिल्कुल सच बोल रही है ये। मैं सब जानती हूं, आपको बाद में सब बताऊंगी। औरत की बात सुनकर तांत्रिक चुप होकर कुछ सोचने लगा। फिर बोला, तू क्या चाहती है? अब इस लड़की और इस घर को छोड़ने का क्या लेगी? ये सुनकर लड़की रोने लगी और बोली, मैं कुछ नहीं चाहती, बस मुक्ति चाहती हूं। इस लड़की को मैंने कभी परेशान नहीं करना चाहा। इस लड़की की खुद की गलती से इसने मुझे चुना है। मैं इसको छोड़ दूंगी, बस मुझे मुक्ति दिलवा दो। तांत्रिक जोर से हंसंग कर बोला, मैंने पहली बार किसी आत्मा को ऐसे रोते हुए देखा है। या तो तू बहुत अच्छी आत्मा है या फिर ये तेरा कोई ड्रामा है। तांत्रिक की बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया। वो तांत्रिक की ओर गुस्से से देखकर बोली, मैं भी पहले इंसान ही थी, पर मेरी हत्या कर दी गई। मेरी आत्मा तब से भटक रही है। यहाँ की दुनिया बहुत खराब है। जैसे इंसानों के संसार में ताकतवर लोग कमजोर को परेशान करते हैं, वैसे ही यहाँ भी यहाँ की दुष्ट आत्माएं कमजोर आत्माओं को अपना गुलाम बनाकर रखती हैं। फिर सुबक कर बोली, मेरे पिताजी को सपने आते थे, जिसमें इस घर में धन गड़ा होने के सपने उनको अक्सर आते थे, जिसको पाने के लिए उन्होंने एक अघोरी तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने उनको विश्वास दिलाया कि वो उनको पूरा गड़ा हुआ खजाना दिला देंगे। मगर उसको लालच आ गया और उसने मेरे पिताजी को धोखा दे दिया। बात करीब 20 वर्ष पुरानी है। ये इलाका शहर से दूर था, आसपास जंगल जैसा इलाका था। मेरे परिवार के नाम पर यहाँ मेरे पिताजी थे। मेरे बाकी परिवार के लोग गांव में रहते थे।
मेरी पढ़ाई की वजह से हम यहाँ इस मकान में रह रहे थे। राजू काका यानी केयर टेकर को पिताजी ने गांव से बुला लिया था, जो यहाँ खेती बाड़ी और सुरक्षा के मकसद से मकान के बाहर ही एक टीन की झोपड़ी में रहते थे। वहीं प्रेम काका अधेड़ उम्र के हमारे रिश्तेदार थे जो गरीब थे, जिन्हें पिताजी ने अपने साथ रख रखा था। वो घर के छोटे मोटे काम कर दिया करते थे और वो गांव आते जाते रहते थे। इस घर के पीछे एक बेर का पेड़ भी है जिसमें एक झूला भी टंगा हुआ था। मैं अक्सर अकेले ही उस पेड़ से पत्थर से बेर तोड़कर खाया करती थी। हमारी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। अचानक हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। पिताजी को बिजनेस में घाटा पड़ गया। वो परेशान रहने लगे और उनका जुड़ाव तंत्र मंत्र से होता चला गया। एक दिन अचानक से उन्हें सपना आया कि उनके मकान के नीचे बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। वो उसे लेकर अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। पिताजी को लालच आ गया और उन्होंने राजू काका को भी इस बारे में बताया। फिर उनकी मुलाकात एक दिन एक अघोरी तांत्रिक से हुई, जिसने उन्हें उस धन को पाने का तरीका बताया और बताया कि ये धन उनके पूर्वजों का है, जो उन्हें आसानी से मिल सकता है। पर समस्या ये है कि इस मकान पर उस बेर के पेड़ की छाया है जिस पर एक प्रेत निवास करता है। उस पेड़ को काटना पड़ेगा, तभी वो प्रेत धन को मुक्त करेगा। पेड़ काटने के लिए पिताजी ने मना कर दिया, क्योंकि वो पेड़ माँ ने लगाया था और वो उनकी आखिरी निशानी थी। तब उस अघोरी ने बताया कि बिना पेड़ काटे भी इस प्रेत को भगाया जा सकता है। इस काम के लिए रात्रि काल में पूजा करनी पड़ेगी, वरना ये प्रेत किसी की बलि ले लेगा। अघोरी की बात सुनकर पिताजी घबरा गए और उस गड़े धन के लिए मना करने लगे। इस पर अघोरी ने उन्हें समझाया कि आप बिल्कुल भी परेशान न हो, वो सब संभाल लेगा। धीरे धीरे उसने पिताजी पर बहुत विश्वास जमा लिया। धन की कमी से परेशान पिताजी ने उसको मूक सहमति दे दी। धीरे धीरे उस अघोरी का हमारे घर अक्सर आना जाना होने लगा। उसने कुछ पूजा की चीजें पिताजी को दी, जिनसे पिताजी को बिजनेस में फायदा होने लगा। पिताजी उस पर अंधा विश्वास करने लगे। उन्हें इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी कि किसी की बुरी नजर मुझ पर थी, जो बात मेरे पिताजी को समय रहते समझ नहीं आई। उसने पिताजी को बताया कि आज से ठीक 1 महीने बाद अमावस्या की काली रात में काली शक्तियां जागृत होंगी, तभी वो प्रेत की पूजा करेगा और गड़े हुए धन को निकालेगा। तब तक वो पूजा के स्थान को पवित्र करके कीलकित करके वापस अपने गांव साधना के लिए जा रहा है। अतः इस स्थान पर कोई प्रवेश न करे और अमावस के 1 दिन पहले ही लौटेगा। करीब 4-5 दिन बाद की बात है। एक दिन पिताजी और राजू काका दोनों ही काम से गए हुए थे। मैं स्कूल से परीक्षा देकर घर आई और घर पर आराम कर रही थी। तभी वो तांत्रिक घर पर आया और मुझसे पीने को पानी मांगा। मैंने पीने को पानी दिया। वो मुझे गलत नजरों से देख रहा था। मैं घबराकर घर के अंदर चली गई। अंदर प्रेम काका ने ये देख लिया तो वो आकर उसको डांटने लगे। वो घसीट कर प्रेम काका को तलघर में ले गया और उनका मुंह ढककर उनकी जान ले ली। प्रेम काका को मरा देखकर वो घबरा गया। उसने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वो मेरे साथ गलत हरकत करने का दबाव बनाने लगा। उसने मुझे जबरदस्ती पकड़ करके मेरा मुंह बंद करके मुझे फांसी के फंदे पर मुझे एक पंखे से लटका दिया। फिर तलघर में जाकर प्रेम काका को जमीन के अंदर खोदकर गाड़ दिया। जब पिताजी और काका घर लौट कर आए तो मुझे इस हाल में लटका देख पिताजी के कदमों तले से जमीन निकल गई। राजू काका ने प्रेम काका को आवाज लगाई, मगर वो पूरे घर में कहीं नजर नहीं आए। अब सबको लगा कि प्रेम काका ने मेरे साथ कुछ गलत करके मुझे मार दिया है और वहां से भाग गए हैं। 1 महीने बाद वो तांत्रिक घर आया और आकर अफसोस जाहिर किया, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं हो। उसने ये भी कहा कि आजकल किसी का भरोसा नहीं कर सकते। कौन सोच सकता है कि आपका रिश्तेदार नौकर, जिसको आपने पनाह दी, वो ऐसा कर सकता है। इस हादसे के बाद पिताजी टूट चुके थे और वो अब किसी भी तरह का गड़ा धन के लिए मना कर चुके थे, मगर तांत्रिक जिद पर अड़ा हुआ था। मगर इस बार उसने अजीब इच्छा व्यक्त की, वो अकेले ही पूजा करेगा। उसको पूरे घर में कोई नहीं चाहिए। उसने पिताजी को कहा कि प्रेत आपके परिवार से नाराज है, इसलिए आपके घर में ऐसा हुआ है।
उसने आपके नौकर की मत फेर दी, उसके अंदर प्रवेश करके ये सब कराया है। अब आप धन ले या न ले, प्रेत आपके घर को बर्बाद कर देगा। आपकी बेटी की आत्मा की शांति के लिए भी यह पूजा जरूरी है, वरना आपकी बेटी को भी शांति नहीं मिल पाएगी। आप एक दिन के लिए अपने गांव चले जाइए, वो इस घर में अकेला ही रात्रि में तंत्र साधना करेगा। पिताजी ने कुछ सोचकर उसको अनुमति दे दी। पिताजी और राजू काका गांव जाने के लिए चल दिए। उस तांत्रिक ने अगले दिन रात के 10 बजे उस मकान के तलघर में प्रवेश किया और उस तलघर की खुदाई करने लगा। वो पसीने से लथपथ जल्दी जल्दी खुदाई करने में लगा था। थोड़ी ही देर में रामू काका की लाश उसने खोद कर निकाल दी। वो इस बात से अनजान था कि 2 जोड़ी आंखें उस पर नजर बनाए रखी हुई हैं। अचानक से उसकी पीठ पर किसी ने जोर से डंडा मारा तो वो गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, कौन है? जब उसकी नजर सामने गई तो देखा पिताजी और राजू काका हाथ में लाठी लेकर खड़े हुए हैं। उन दोनों को देखकर वो घबरा गया और अपनी घबराहट छुपाने को बोला, आपकी बेटी के हत्यारे को मैंने ढूंढ लिया है। आपके नौकर ने ही आपकी बेटी को मार दिया था और खजाने के लालच में वो यहाँ खुदाई कर रहा था तो प्रेत ने उसको भूमि में जिंदा गाड़ दिया। उसकी बात सुनकर पिताजी को और गुस्सा आ गया। उन्होंने उसको बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और बोले, तेरी पोल खुल गई है, अब सब सच सच बता दे। और वो जमीन पर लेटे लेते ही जोर जोर से हंसने लगा। अपनी पोल खुली देख वो अपने असली रूप में आ गया। फिर रुककर बोला, तुझे पता कैसे लगा कि मैंने ही ये सब किया है? पिताजी ने एक लात उसके सीने पर मारी और गुस्से से बोले, अपराधी कितना भी शातिर हो मगर उसकी एक गलती उसको पकड़वा देती है। तुम मुझसे कहकर गए कि तुम आज ही गांव जा रहे हो। जब तुम सब बातों से अनजान थे तो तुम्हें कैसे पता चला कि प्रेम बेटी को मारकर भाग गया है? मगर तुम उस दिन पहले मेरे घर आए और तुमने खुद ही बता दिया कि प्रेम काका भाग गया है, जबकि ये बात हमने किसी को नहीं बताई। उस दिन मैं जब घर के अंदर गया तो देखा तलधर में जाने वाले रास्ते पर प्रेम काका की शर्ट का फटा हुआ टुकड़ा उलझा रह गया था। हमें प्रेम पर पूरा यकीन था। हम तलघर के अंदर गए तो मिट्टी कुछ हटी हुई सी मालूम हुई। जमीन के अंदर खोदा तो हमें प्रेम के कपड़े दिखने लगे। हमें यकीन नहीं था कि ये काम तुम कर सकते हो। हमारी नजर में तुम तो अपने गांव गए हुए हो, मगर राजू को तुम पर पहले से शक था। मैं तो तुम्हारे जादू में इतना डूब चुका था कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये काम तुम कर सकते हो। राजू ने इस बारे में मुझसे बात करने की कोशिश भी की, मगर मैंने उसको डांट दिया। फिर राजू चुपचाप मुझे बिना बताए तुम्हारे गांव गया, जहां तुम्हारी पूरी कहानी पता कर आया कि तुम पहले छोटी मोटी चोरियां करते थे। फिर एक दिन एक अघोरी साधु तुम्हारे गांव में आया और तुम उसके साथ चेले बनकर उसकी विद्या सीखने लगे। फिर तुमने एक दिन उस साधु की हत्या कर दी और गांव से बाहर चले गए। किसी को पता नहीं लग पाया ये काम तुमने किया था, मगर अफवाह थी कि साधु अचानक से गायब हो गया। फिर थोड़े दिन बाद एक सरकटी लाश गांव के जंगलों में मिली थी, मगर शव क्षतिग्रस्त होने के कारण पहचानना मुश्किल हो गया था। किसी ने लावारिश लाश होने के कारण ज्यादा पूछताछ नहीं की और मामला दब गया। जब समय बीत गया तो तुम गांव वापस आ गए। गांव के कुछ लोगों को तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा पता था, मगर तुम्हारे डर की वजह से चुप थे। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आए और गांव से दूर के लोगों को अपने जाल में फंसाने लगे। मेरे व्यापार में घाटा होने की खबर जब तुम्हें पता लगी तो तुमने मुझ पे अपना जाल बिछा दिया। तुम सुधरे नहीं और एक दिन गांव की एक लड़की को तुमने बीमारी भागने के बहाने अपनी हवस का शिकार बनाकर मार डाला और उस पर भूत प्रेत का साया बताकर तुम बच निकले। वहीं गांव 2 बच्ची मानसिक रोगी थी जिसका तुमने फायदा उठाया और उसके परिवार को धोखा दिया। हमारी किस्मत कहें या तुम्हारी बदकिस्मती कि राजू काका तुम्हारे गांव में उस आदमी से टकरा गए। तुम्हारा नाम सुनते ही वो फट पड़ा और उसने सारी असलियत बता डाली। हमने और लोगों से भी पता किया तो सबने डरते डरते ऐसा ही कुछ बताया कि तुम एक धूर्त इंसान हो, और हमारा सच तब और यकीन में बदल गया जब पता लगा कि तुम अपने गांव में गए ही नहीं हो। हम तो बस इंतजार कर रहे थे कि कब तुम एक गलती करो और हम तुम्हारा पर्दाफाश करें।
पिताजी की बात सुनकर वो जोर से हंसा और बोला, तो तू मेरी सारी कुंडली पता कर आया है, तुझे क्या लगता है तू मुझसे बच पाएगा? ये कहकर उसने पिताजी पर झपट्टा मारा और छाती पर बैठकर उनका गला दबाने लगा। इसी उठापटक में पिताजी ने उसको धक्का दिया तो वो वहीं जमीन में गड़े नुकीले डंडे पर गिर पड़ा, जो उसके दिल के आर पार हो गया। ये वहीं लोहे का नुकीला दंड था जो वो तांत्रिक अपने साथ रखता था। पिताजी की मंशा उसको मारने की नहीं, सजा दिलाने की थी, मगर उसकी मौत उसके कारण ही हुई। मगर उस दुष्ट के आखिरी शब्द थे, तेरी बेटी को इस जहां में भी नहीं छोड़ा और जा रहा हूं मैं उसकी दुनिया में, वहां भी उसको चैन नहीं लेने दूंगा। और ये कहकर वह गिर गया। मरकर भी उसने अपनी हैवानियत नहीं छोड़ी, मेरी आत्मा को कष्ट पहुंचाने लगा और मेरी आत्मा को अपना गुलाम बना लिया। मेरी अकाल मृत्यु हुई थी तो मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। वो मुझे हर रोज यातना देता है। इंसान से भी बुरा हाल होता है अकाल मृत्यु की आत्मा का। प्रेम काका को भी इसने यातना देनी चाहिए, परंतु वो ईश्वर के भक्त थे और उनका समय भी पूरा हो गया था, तो वो स्वयं मुक्त हो गए। पूरी घटना सुनने के बाद तांत्रिक ने कहा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हुई है, पर तुम्हारे शरीर का तो क्रियाकर्म कर दिया गया था, फिर क्यों भटक रही हो? उस लड़की ने कहा, मुझे मारने से पहले इस तांत्रिक ने मेरे शरीर से मेरे बाल और कपड़े लेकर मुझ पर जादू कर दिया था। मेरे शरीर को जलाने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिली है, और वो खुद अपनी और मेरी मुक्ति नहीं चाहता। वो मेरी जैसी आत्माओं पर राज करके शक्तिशाली बनना चाहता है। अब हमारे तांत्रिक ने पूछा, वैसे वो इस वक्त है कहाँ? लड़की ने बताया, वो उसी बेर के पेड़ पर निवास करता है जो मकान के पीछे बना है। ये कहते ही केयर टेकर की लड़की बेहोश हो गई। उस रात को इतना सब कुछ होने के बाद तांत्रिक वापस चला जाता है। अगले दिन मेरे पति गुस्से से उस केयर टेकर की पत्नी पर फट पड़े, जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? उसने कहा, हमसे गलती हो गई साहब, यही हमारे जीवन यापन का साधन है। साहब लोग बाहर चले गए थे तो यही हमारे खर्च का स्रोत था। इन्होंने कहा, जब उस लड़की की आत्मा ने तुम्हारी बेटी को पकड़ रखा था तो तुमने कोई कोशिश क्यों नहीं की? उसने कहा, आपको क्या पता साहब, हमने क्या क्या नहीं किया। वो लड़की की आत्मा बुरी नहीं है, उसको मजबूर किया जा रहा था। वो एक जरिया थी। वो आत्मा कभी हमें परेशान नहीं करती, मगर वो उस तांत्रिक के प्रभाव में थी। एक दिन उसने हमें सब कुछ बता दिया तो हमारा डर खत्म हो गया, मगर चिंता बढ़ गई। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस तांत्रिक की आत्मा भी हो सकती है। हमने कई बार यहां से भागने की कोशिश की, मगर हर बार असफल रहे। फिर हार कर हमने इस जिंदगी को स्वीकार कर लिया। उस तांत्रिक की आत्मा की इच्छा थी कि इस घर में कोई गर्भवती महिला आए और उसके सहारे से वो इस दुनिया में कदम रखना चाहता था। हमें माफ कर दीजिए, ये सब हमने खुशी से नहीं किया, वरना वो हमारी बेटी को जान से मार देता। कहकर दोनों पति पत्नी रोने लगे। मैंने अपने तांत्रिक से बात की और पूछा, इसका क्या हल है? तो उसने कहा कि ये बहुत गंभीर समस्या है, इसका हल मेरे गुरुजी के पास हो सकता है। यहां से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में जंगल के बीच काली मां का मंदिर है, वहां वो निवास करते हैं। वो मंदिर घने जंगलों के बीच है, जहां शाम होने के बाद जाना संभव नहीं है। इतने सारी समस्याओं में पड़ने के बाद में नौकरी तो भूल ही गया था। ऑफिस कॉल करके मैंने कुछ दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। पत्नी होटल में थी तो उसको कॉल करके बोल दिया कि तुम्हें कुछ दिन और होटल में रहना पड़ेगा, मैं इस मकान की व्यवस्था कर रहा हूं। अगर उसको बोलता कि जंगलों में जा रहा हूं तो शायद वो घबरा जाती। मैं और वो तांत्रिक एक बाइक द्वारा उस जगह के लिए निकल पड़े। करीब 1 घंटे में हम उस स्थान के पास पहुंच गए। वो एक स्टेट हाईवे था, यहां से आगे जाने के लिए पैदल जाना था। बीच में रेलवे की एक क्रॉसिंग थी, जहां फाटक नहीं लगा था। वहां पास में ही एक चाय की टपरी थी जो उस तांत्रिक का जानकार था। हमने बाइक वहीं खड़ी कर दी और पैदल ही चल दिए। रेलवे लाइन को क्रॉस करके हम पैदल चलने लगे। सड़क टूटी फूटी हुई थी, जहां बाइक चलना भी मुश्किल थी। करीब 300 मीटर के बाद वो टूटी फूटी सड़क भी अब नहीं थी।
सिर्फ पैदल चलने का रास्ता मात्र था। चलने में लग रहा था कि हम किसी ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। आसपास चारों ओर घने पेड़, कीड़े मकोड़े आसानी से देख सकते थे। डर भी लग रहा था, इन झाड़ियों के बीच किसी सांप बिच्छू पर पैर पड़ गया तो यही सारे काम हो जाएंगे। कभी लगता अचानक से कोई जंगली जानवर सामने आकर न खड़ा हो जाए। हमारा तांत्रिक सरपट चला जा रहा था, जैसे उसका रोज का काम हो। वो देखने में तांत्रिक जैसा लगता नहीं था, साधारण पेंट शर्ट पहना भागा चला जा रहा था। मैं नीचे रास्ते में संभल कर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा था। कभी पैरों में कोई झाड़ी उलझ जाती तो लगता किसी सांप ने पकड़ लिया है। वो कहते हैं ना, मन में डर हो तो रस्सी भी सांप नजर आती है। वो मुझसे करीब 100 मीटर आगे चल रहा था और मेरी परेशानी को समझ गया। उसने मुझे वहीं से आवाज लगाकर कहा, बिना डरे चलते रहिए सर, महाराज जी का क्षेत्र है, उनकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। कीड़े मकोड़ों की क्या मजाल जो आपको छू भी जाए। मुझे उसकी बात सुनकर तसल्ली और आश्चर्य दोनों हुए। मैं फिर भी सावधानी से चलता रहा। करीब 20-25 मिनट पैदल चलने के बाद हम उस मंदिर के सामने खड़े थे। मैं एक अनजान आदमी के साथ अनजान जगह पर था। कोई घटना घट जाए तो किसी को पता भी न चले। मैं अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस जता रहा था। मैंने समय देखने के लिए मोबाइल पर नजर मारी तो दोपहर के 12 बज रहे थे और मोबाइल से नेटवर्क गायब थे। मन में उम्मीद और डर दोनों ही थे। मैं थक गया था। मुझे पैदल चलने की आदत नहीं थी। बहुत दिन बाद इतना चला तो सांस फूलने लगी। वहीं जंगल का सुंदर नजारा आंखों में बस गया था। डर और आनंद का मिलाजुला मिश्रण महसूस कर रहा था। दोपहर के 12:15 बजे भी ऐसा लग रहा था जैसे शाम होने वाली हो। बहुत ही रमणीय दृश्य था। पास में ही एक नदी बह रही थी। वो तांत्रिक सामने मंदिर के अंदर चला गया। मैं दूर से खड़ा देख रहा था। तब तक न जाने क्या सूझा, मैं उस नदी के किनारे जाकर अपने मुंह को धोने लगा। तभी अचानक से पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जंगल में अचानक से किसी के हाथ रखने से मैं घबरा गया। देखा तो एक आदमी था जो साधु जैसे वस्त्र में था। मैंने घबरा कर पूछना चाहा कि आप कौन हो। तब उस आदमी ने मुस्कुराकर उस तांत्रिक की ओर इशारा किया जो मेरी तरफ अंदर आने का इशारा कर रहा था। अपने तांत्रिक को देखकर मुझे तसल्ली हुई। मैं उस आदमी के साथ मंदिर की ओर जाने लगा। अब हम मंदिर के अंदर पहुंच गए थे। मंदिर बहुत प्राचीन लग रहा था। मंदिर ऊंचाई पर था, जैसे किसी पहाड़ी पर स्थित हो, परंतु रास्ता इस तरह बना था कि आप अंदाज नहीं लगा सकते कि आप पहाड़ी पर चढ़ रहे हो। ऊंचाई का अंदाजा मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर लगा, जहां से नदी और बाकी का जंगल नीचे नजर आ रहा था। चारों ओर बने पेड़ों की शाखाएं मंदिर को चारों ओर से घेरी हुई थी। उस आदमी ने कहा, आप दर्शन कर लीजिए, तब तक महाराज जी आ रहे हैं। आप किस्मत वाले हैं जो आज उनके दर्शन हो जाएंगे, वरना वो ध्यान समाधि में चले जाएं तो पता नहीं कब उनके दर्शन हो। मैंने मंदिर के दर्शन किए। प्राचीन काल की मूर्तियां थीं। एक काली मां की मूर्ति थी, एक हनुमान जी का मंदिर था और एक भैरवनाथ जी का मंदिर। सभी पर फूल चढ़े हुए थे। ऐसा लग रहा था किसी ने अभी अभी पूजा की है। मैं दर्शन करके मंदिर परिसर के फर्श पर ही बैठ गया। मेरे तो सोच सोच कर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। यहाँ आता कौन होगा? शाम होते ही आसपास के जानवरों इकट्ठे हो जाते होंगे। पूरा मंदिर घने पेड़, बेल आदि से ढका हुआ था। बारिश के कारण आसपास के स्थान गीले और कीचड़ युक्त भी हो रहे थे। मैं मंदिर के आसपास के माहौल में खोया हुआ था। तभी वो आदमी आया और मुझे इशारे से बुलाया। मैं उसके पीछे पीछे मंदिर परिसर के अंदर की ओर चला गया। कुछ सीढ़ियों को चढ़ने के बाद एक गुफानुमा कमरा था जिसमें मध्यम रोशनी थी। वहां हम पहुंचे। रोशनी से कम रोशनी में पहुंचने में आंखों को अजीब सा महसूस हो रहा था। आंखों को नॉर्मल होने में कुछ सेकंड लग गए। सामने थोड़ी सी ऊंचाई पर आसान बना हुआ था जिस पर वो महाराज जी बैठे हुए थे। सफेद कपड़ों में बैठे, करीब 60-70 वर्ष की उम्र होगी, मगर चेहरे पर इतना तेज कि उन्हें देखने मात्र से आत्म शांति मिल रही थी। श्रद्धा पूर्वक मैंने आगे बढ़कर उनके पैर छू दिए। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ मेरे सर पर रख दिया। उस वक्त बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैं आगे कुछ बोलने को था,
तभी बाबा ने हाथ से चुप रहने का इशारा कर दिया और आंखें बंद करके कुछ ध्यान करने लगे। मैंने परेशानी के भाव से कहा, बाबा, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूं। मैंने असमंजस के भाव से अपने तांत्रिक की ओर देखा तो उसने मुस्कुराकर इशारे से हाथ जोड़कर चुप रहने को कहा। कुछ एक आध मिनट बाद गहरी शांति को भंग करते हुए महाराज जी ने मेरी ओर देखकर कहा, ईश्वर पर यकीन करता है? मैंने समर्पण भाव से कहा, जी बाबा, थोड़ा यकीन तो है, बस पूजा पाठ नहीं करता। बाबा हल्के से मुस्कुराकर बोले। और भूत प्रेत पर? मैं गहरी सांस लेकर बोला, जी बाबा, पहले नहीं करता था पर अब होने लगा है। ईश्वर भी है और भूत प्रेत भी। बाबा मुस्कुराए और बोले, सब प्रारब्ध का खेल है बेटा। जीवन में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, एक एक पल पहले से निर्धारित है। ये सब पूर्व जन्म के कर्म है जो तुम्हारा आज और आने वाला कल निर्धारित करते हैं। मैंने कहा, जी बाबा, मैं कुछ समझा नहीं। वो बोले, बेटा, इस जीवन में कोई इंसान हो या आत्मा बिना संजोग के किसी से नहीं टकराती है। आज जो तुम ये समस्या मेरे पास लेकर आए हो वो तुम्हारी पत्नी के पूर्व जन्म से संबंधित है। पूर्व जन्म में ये व्यक्ति तुम्हारी पत्नी से प्रेम करता था, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि तुम्हारी पत्नी के कारण इस आदमी को आत्महत्या करनी पड़ी। मगर इस जन्म में दोनों को ही एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं थी, मगर प्रारब्ध ने दोनों को फिर से मिला दिया। जब वो एक दुष्ट आत्मा के रूप में परिवर्तित हुआ तो इसे अपने पूर्व जन्म याद आ गए और ये तुम्हारी पत्नी की कोख से जन्म लेकर अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। मैं उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। मैं आया किसी और काम से था और यहाँ कुछ और ही कहानी शुरू हो गई। मैंने कहा, मगर बाबा, हम तो उसको जानते भी नहीं हैं। मेरा यहाँ ट्रांसफर नहीं होता तो हम शायद यहाँ कभी नहीं आते। बाबा अब गंभीर होकर बोले, यही तो प्रारब्ध है। इंसान के कर्म उसको वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से वो चला होता है। वो तुम्हारी पत्नी को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। वो आदमी दुनिया में फिर से आने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। जब तक आत्मा और जीवित इंसान की आंतरिक ऊर्जा एक दूसरे से न मिले तब तक आत्मा इंसान से संपर्क नहीं कर सकती। तुमने कभी सोचा था कि किसी दिन इस घने जंगल में मुझसे मुलाकात होगी? मैंने नहीं में गर्दन हिला दी। वो कहने लगे, सब कर्म का लेखा जोखा है बेटे, सब पहले से तय है। बस आपके कर्म ही आपका जीवन सुधार सकते हैं। मैंने कहा, बाबा, अब आप ही बताओ क्या किया जाए। इस समस्या का समाधान आपके ही हाथ में है। उन्होंने कहा, ईश्वर सब अच्छा करेगा। जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। जी बाबा। और मैंने गर्दन हाँ में हिला दी। बाबा ने कहा, वो शक्तिशाली आत्मा बन चुका है, उसको तांत्रिक क्रियाओं द्वारा ही बस में किया जा सकता है, मगर ये कार्य इतना आसान नहीं है। जरा भी चूक हुई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इस कार्य में हमें तुम्हारी पत्नी का सहयोग लेना पड़ेगा। मैंने कहा, मगर बाबा, वो तो गर्भवती है, ऐसी हालत में वो कैसे उस पूजा में बैठ सकती है? बाबा जी कहा, उसका उपाय मैं तुमको बताता हूं। महाराज जी बताते चले गए और मेरी आंखें विस्मय से फैल गईं। मैंने कहा, बाबा, मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहता। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे इन सब में पड़े बिना मैं यह शहर छोड़कर चला जाऊं। मेरी इस बात को सुनकर महाराज जी मुस्कुराए, जैसे मैंने कोई बचकानी बात कर दी हो। वो बोले, बेटा, इंसान अपनी किस्मत को छोड़कर कहीं नहीं भाग सकता। आज नहीं तो कल तुम्हें इस खेल का अंत करना पड़ेगा। घबराओ मत, ईश्वर तुम्हें अवश्य रास्ता दिखाएगा। तुम चिंता मत करो। तांत्रिक की ओर इशारा करके बोले, ये तुम्हारी हर तरह मदद करेगा। महाराज जी से मिलकर मेरे मन को घोड़ी शांति अवश्य मिली थी, पर चिंता अभी तक मेरे सर में दर्द बनकर बैठी हुई थी। जाने कहां किस आफत में आकर फंस गया। अच्छा खासा चल रहा था सब। महाराज जी ने मेरे और पत्नी के लिए एक एक ताबीज दिए। बड़ा अजीब अनुभव था। जिन चीजों पर मुझे जरा भी यकीन नहीं था वो सब काम करने पड़ रहे थे। मरता क्या न करता। अभी तो जंग की शुरुआत हुई थी। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। समय देखा तो दोपहर के 3 बज रहे थे। जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा था। मैं और तांत्रिक महाराज जी का आशीर्वाद और उनसे आज्ञा लेकर जंगल से बाहर आ गए।
रोड पर पहुंचते ही मोबाइल बजने लगा। देखा तो पत्नी का फोन था। फोन रिसीव करते ही उसके गुस्से का आसमान फट पड़ा। वो गुस्सा करते हुए बोली, कहाँ हो तुम? कब से फोन लगा रही हूं, फोन नहीं लग रहा। मैंने कहा, मैं ठीक हूं, घर आकर बताता हूं सारी बात, तुम चिंता मत करो। फोन रखकर मैं सोच रहा था कि कह देता सुबह से जंगल में पिकनिक मनाने आया था। खैर, तारीख और वक्त तय हो चुके थे। अब मौका था उस योजना को अमली जामा पहनाने का। सुबह 5 बजे का समय था, सूर्योदय हो चुका था। हमारा तांत्रिक और उसका चेला हमारे घर में पहुंच चुके थे। वो इस तलाश में थे कि ऐसा क्या कारण है जिससे उस तांत्रिक की दुष्ट आत्मा अभी तक वहां अटकी हुई थी। उसके शरीर का तो अंतिम संस्कार हो चुका था, फिर ऐसा कौन सा जरिया है जिसके कारण वो अभी तक रुका हुआ है। हमारा तांत्रिक और उसका चेला सावधानी से उस तलघर में उतर गए। वहां अंधेरा हो रहा था, चारों ओर मकड़ी के जाले और धूल धक्कड़ लगे हुए थे। वो दोनों मोबाइल की रोशनी में उस तलघर में कुछ ऐसा तलाश करने में लगे थे जो उन्हें उस दुष्ट आत्मा के आशय स्पष्ट करे। वहां का फर्श का कुछ हिस्सा अभी भी कच्चा था, बाकी हिस्सा सीमेंट के पक्के फर्श का बना था। बड़ा मुश्किल था, जिसकी उन्हें तलाश थी वो कहीं इस पक्के फर्श के नीचे दबा हुआ तो बहुत मेहनत बढ़ जाएगी। उन्होंने सोचा पहले कच्चे हिस्से की खुदाई की जाए, शायद कुछ नजर आ जाए। वो दोनों फावड़े से लगातार खोदते रहे। अचानक से उनका फावड़ा किसी धातु जैसी चीज से टकराया। उन्हें उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने थोड़ा और खोदा तो अंदर उन्हें कोई बर्तन जैसा नजर आया। उन्होंने खोदने की स्पीड बढ़ा दी। उनके हाथ जो आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके हाथ में 2 पीतल के लोटे थे। वो ये सोचकर खुश थे कि कोई खजाना हाथ लग गया। वो दोनों लोटे एक छोटी सी प्लेट से ढके हुए थे। उस प्लेट को कसकर इस तरह किसी चीज से चिपकाया गया था जिससे आसानी से नहीं खुल जाए। उन्होंने अब वहां ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं समझा और दोनों ही चुपचाप वहां से निकलकर बाहर आ गए। हम तीनों एक सुनसान स्थान पर आकर मिले। उन लोटों को खोलकर देखना सब चाहते थे, मगर हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, वो तांत्रिक बिना हिचक के उसे खोलने लगा। उन लौटों के खुलते ही हम तीनों के चेहरे की चमक गायब हो गई। उन लौटों में कोई अशर्फियां या सोने चांदी के सिक्के नहीं भरे थे। उसमें कुछ अजीब सा कोई पैकेट था जिसे किसी लाल कपड़े के टुकड़े में बांधकर रखा गया था। उस कपड़े को खोलते ही हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस कपड़े के अंदर बालों का एक गुच्छा और सिंदूर और चावल और सूखा हुआ नींबू पड़े हुए थे। उसमें एक सफेद रंग का टुकड़ा भी था जिस पर लाल रंग के छींटे थे जो हल्के पड़ गए थे। मुझे ये सब देखकर सांप सूंघ गया। दूसरा लौटा खोला तो उसमें भी यही सामान था। कोई तो बहुत बड़ा झोल था। हमारा तांत्रिक कुछ सोचने लगा, फिर बोला, पता लग गया वो क्या चाहता है, अब उसका इलाज होकर रहेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने पूछा, क्या चाहता है वो? तांत्रिक ने जवाब दिया, महाराज जी ने सही बताया था, बहुत शातिर है वो व्यक्ति। मरने से पहले उसने सारी व्यवस्था कर ली थी, वहां रुकने की, खुद को शक्तिशाली बनाने की और फिर से जन्म लेने की। मैं मुंह फाड़ कर बोला, मतलब? मेरे तो सब सर के ऊपर से जा रहा था। तांत्रिक मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, वो शातिर तांत्रिक जानता था कि किसी भी वक्त वो पकड़ा गया तो कुंडली के हिसाब से उसकी मृत्यु उस काल में निश्चित है। उसने मरने से पहले अपने शरीर से बाल और रक्त रंजित कपड़ा इस लोटे में तांत्रिक क्रिया करके गाड़ दिया, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति न मिल सके और वो और ताकतवर होकर अन्य आत्माओं पर राज कर सके और सही वक्त आने पर वापस किसी गर्भवती महिला के सहारे दोबारा जन्म ले सके। इस मकान मालिक की लड़की को वो पसंद करने लगा था, तो उसकी आत्मा को अपने साथ रखने के लिए उसके साथ भी उसने ऐसा ही किया होगा। ये दोनों लौटे उन्हीं दोनों के हैं। अब यही सामान इन दोनों की मुक्ति का साधन बनेगा। वो सोच भी नहीं पाएगा उसने जो खेल रचा है वो पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मगर ऐसी आत्माओं को इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलती है। इन्हें तो बांध कर रखा जाए, यही इनकी सजा है। एक सांस में सब कुछ कह गया वो तांत्रिक। वो गहरी अंधेरी रात थी जिसमें मैं,
तांत्रिक और उसके चेले को उस पूजा में बैठना था। उस मकान के पीछे एक आंगन बना हुआ था, जो आंगन और बगीचे का मिला जुला स्वरूप था। उसी में एक हवन कुंड रखा गया। उस तांत्रिक ने अलग अलग तरह की पूजा सामग्री रखी हुई थी और उसके पास ही 2 बड़े दीपक बिना जले हुए रखे थे। मुझे तो देख देख कर ही घबराहट हो रही थी। रात 12 बजते ही उसने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। वो उस बेर के पेड़ पर बैठी आत्मा का आह्वान करने लगा, जिससे वो मजबूर हो जाए उस घर में आने को। मेरी पत्नी ने 12 बजते ही घर में प्रवेश किया और उस तांत्रिक द्वारा बनाए गए लाल रंग के सुरक्षा घेरे में खड़ी हो गई। मेरे अंदर बहुत डर बैठा हुआ था, मगर उसने मुझे आश्वस्त कर दिया था कि जब तक गुरुजी का दिया हुआ ताबीज इनके गले में है, इनको कोई छू भी नहीं सकता। मेरी पत्नी को समझा दिया गया था कि कैसे भी हालात आए, इस घेरे से बाहर नहीं निकलना है। इधर तांत्रिक ने उस आत्मा का आह्वान किया, उधर घर के अंदर तेज आंधी सी आ गई। घर की लाइट्स जलने बुझने लगी, बर्तन रसोई में गिरने लगे। वो दुष्ट आत्मा उस घर में आ चुकी थी, मगर नजर नहीं आ रही थी। वो उसके पास मेरे रूप में पहुंचा और बोला, चलो, यहां क्यों खड़ी हो? वो मेरी पत्नी के पास पहुंचकर समझ गया कि ये उसे फंसाने की साजिश है। मेरी पत्नी को पहले ही समझा दिया गया था, जब तक हम तीनों एक साथ नहीं आ जाए, तब तक इस घेरे से बाहर मत निकलना। मेरी पत्नी ने हिम्मत दिखाई और उसकी ओर नहीं देखा और उसको कोई जवाब नहीं दिया। वो पुरजोर कोशिश में था कि किसी तरह ये बाहर आ जाए। वो अपने छलावे दिखाता रहा, मगर मेरी पत्नी टस से मस न हुई। अब उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। घर में तेज आंधी चलने लगी। घर का सामान, दीवार पर लगी तस्वीरें इधर उधर उड़ने गिरने लगी। मेरी पत्नी ने आंखें बंद कर ली। उसी समय में उस तांत्रिक के 4 साथियों ने वो बेर का पेड़ काट डाला। स्थिति काबू से बाहर होते देख उसने वहां से जाने की कोशिश की, तो इधर हमारे तांत्रिक ने मंत्र तेजी से पढ़ना शुरू कर दिए और उस एक लोटे में मिले बाल को उस आग कुंड में डाल दिया। बाल आग कुंड में डालते ही अजीब सी मांस जलने की गंध आई और उस आंगन में तेज आंधी सी चलने लगी। तांत्रिक ने मुझे समझा दिया था कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, घबराना नहीं है और अपने आसन को नहीं छूना है। वहां का माहौल अजीब सा नकारात्मक सा हो गया। अचानक से आंधी रुक गई और सब कुछ सामान्य हो गया। अचानक से वहां रखा एक दीपक अपने आप जल गया। तांत्रिक ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत उस लोटे में रखा वो सफेद कपड़ा उस आग में डाल दिया और अपने पास रखे एक अजीब से लोटे जैसे बर्तन में उस दीपक को जलता हुआ ही रखकर उस बर्तन का मुंह कपड़े से ढककर उसको कसकर बंद कर अपने थैले में रख दिया। फिर उसने दूसरे लोटे में रखे सारे सामान को एक साथ उस अग्निकुंड में डाल दिया। जैसे ही सामान जलने लगा, दूसरे दीपक में ज्योति अपने आप प्रज्वलित हो गई और कुछ सेकंड बाद वो दीपक अपने आप बुझ गया। उसने उस दीपक की ओर हाथ जोड़कर कहा, ईश्वर तुम्हें शांति दे। पूजा समाप्त हो चुकी थी, सब कुछ थम गया था। हम तीनों भागे भागे घर के अंदर गए तो पत्नी अभी भी खड़े खड़े आंख बंद करके रो रही थी। मैंने भागकर उसको गले लगा लिया। मुझे अचानक से आया देखकर वो मुझे कसकर गले लगाकर जोर से रोने लगी। तांत्रिक बोला, आप घबराएं नहीं, अब सब कुछ सही हो गया है, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। हम उसी वक्त उस घर से निकलकर होटल के लिए चले गए। अगले दिन में फिर से तांत्रिक के साथ उन महाराज जी के दर्शन करने उन जंगलों में गया और महाराज जी का शुक्रिया अदा किया। आज वो जंगल मुझे डरावना नहीं लग रहा था। वहां से लौटते वक्त मैंने अपने तांत्रिक से पूछा, तुमने एक लोटे का सामान डाला तो एक दीपक जल गया, दूसरे लोटे का सामान डाला तो दूसरा दीपक जल गया, मगर तुमने एक ही दीपक को अपने पास बंद करके रखा और एक दीपक अपने आप जलकर बुझ गया। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसा और बोला, जाने दीजिए साहब, क्या करेंगे जानकर। मैं झेंप गया तो वो बोला, अच्छा बताता हूं। वो बोला, उस घर में 2 आत्माएं थी, एक उस लड़की की और दूसरी उस दुष्ट तांत्रिक की। जब मैंने पहले लोटे का सामान उस अग्निकुंड में डाला तो उस दुष्ट तांत्रिक की आत्मा मेरे बस में आ गई और उस दीपक में प्रज्वलित हो गई, जिसे मैंने अपने पास कब्जे में रख लिया।
और जब दूसरे लौटे का सामान उस अग्निकुंड में डाला तो उस लड़की की आत्मा आई जो दीपक में प्रज्वलित होकर स्वयं आई और अपनी उपस्थिति दिखाकर मुक्त हो गई। वैसे ही वो दीपक बुझ गया। मैंने आश्चर्य के साथ कहा, मतलब उस दुष्ट की आत्मा मुक्त नहीं हुई है? तांत्रिक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वो मेरे कब्जे में है और हमारे महाराज जी उसका इंतजाम कर देंगे। मैंने परेशान होकर तैश में पूछा, मगर क्यों? तुमने उसकी आत्मा को मुक्त क्यों नहीं किया? तो वो बोला, साहब, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो दुष्ट आत्मा मुक्त होना ही नहीं चाहती थी। अगर मैं उसको मुक्ति देने की कोशिशें भी करता तो शायद वो भाग जाती और किसी को परेशान करती, इसलिए उसकी जगह यही है। मैंने कहा, एक आखिरी सवाल का जवाब और बता दीजिए। उसने परेशान होकर कहा, बोलिए। मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि पहले लौटे में उस दुष्ट का ही सामान था? वो मेरी इस बात पर ऐसे हंसा जैसे कोई बचकाना सवाल पूछ लिया हो। उसने कहा, साहब, दूसरे लौटे में जो बाल थे वो लंबे बाल थे जो किसी लड़की के ही हो सकते हैं। उसकी बात को सुनकर मैं निरुत्तर हो गया। अगले दिन हम उस मकान को हमेशा के लिए खाली करके जा रहे थे, मगर उस मकान में एक जोड़ी आंखें हमें अभी भी देख रही थीं। वो आंखें थी काली बिल्ली की, जो अभी भी लगातार हमको ही घूरे जा रही थी। उसको नजरअंदाज करके उस मकान की ओर आखिरी बार नजर डालकर हम वापस चल दिए। मगर एक सवालों अभी भी दिमाग में कौंध रहा था, उस घर में रह रही उस बिल्ली का क्या मकसद है? जो भी हो, खैर, हमें क्या, हम इस घर में तो क्या, इस शहर में भी दोबारा ना आने की कसम खा चुके थे। मगर ये मकान हमें कभी न भूलने वाला सबक दे चुका था। तो साथियों, हमारी आज की जो स्टोरी है वो यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि जरूर इस कहानी को सुनकर आपको डर का एहसास हुआ होगा। और जिन जिन लोगों ने आखिर तक कहानी को सुना है वो मुझे दोबारा से कमेंट करके बताएं कि उन्होंने कंप्लीट कहानी सुन ली है, और इससे मुझे भी पता चल सकेगा कि ऐसे कितने व्यूअर्स हैं जिनका कलेजा ऐसे हॉरर स्टोरीज को सुनने के लिए मजबूत है। और साथियों, अगर पूरी स्टोरी सुनने के बाद भी आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहा है तो भाई फिर किसका इंतजार कर रहे हो? मैं तो आपसे रिश्ता बनाने का इंतजार कर रहा हूं। तो सब्सक्राइब को बटन को दबाओ और मेरे से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाओ। अभी आगे आने वाली जो कहानियां होंगी वो और भी ज्यादा हॉरर और डरावनी होने वाली है। तो नेक्स्ट स्टोरी का वेट करते रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।